हेलो एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसकी कहानी उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें दिखाया जाएगा हमारे हीरो किंशु की कहानी। किंशु की बात करें तो असल में वो सन ऑफ गॉड है, यानी कि उसके पूर्वज एक गॉड थे। लेकिन किंशु की फूटी किस्मत हो जाती है क्योंकि उसके पास असल में कोई पावर नहीं थी। हाँ, तो वो असल में सन ऑफ गॉड है, लेकिन बिना कल्टीवेशन पावर के, जिस वजह से उसको बुली किया जाता था। ये चीज किंशु को बर्दाश्त नहीं होती थी। वो कई बार कोशिश करता था कि कल्टीवेशन पावर हासिल कर सके, लेकिन हर बार वो नाकाम रहता था। पर एक दिन उसकी किस्मत अचानक से बदल जाती है। उसके हाथ एक ऐसी चीज लगती है जो उसको कल्टीवेशन पावर वापस हासिल करने में मदद करती है। और जब से किंशु के पास वो चीज आई थी, तब से वो कल्टीवेशन पावर को समझने लग जाता है। अब किंशु की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसको वापस से खुद को स्ट्रांग बनाना है। और जैसे उसके पूर्वज गॉड हुआ करते थे, उसको भी गॉड बनना है, ताकि जो लोग भी उसको बुली करते हैं, जो लोग भी उसकी बेइज्जती करते थे, उन सब का वो बदला ले सके और दुनिया को दिखा सके कि वो कोई लूजर नहीं है। ये जर्नी किंशु की लाइफ के ऊपर होने वाली है, जहां वो एक कमजोर इंसान से एक पावरफुल गॉड बनेगा। वो 9 हेवंस तक जाएगा और 9 हेवंस का भी लीडर बनेगा। तो चलिए, बिना ज्यादा इंट्रो दिए हुए हम इस कमाल की सीरीज को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो सीरीज की शुरुआत में हमें अपर रियल्म का सीन दिखाया जाता है। यहाँ का मौसम जो था वो बिल्कुल ही खतरनाक सा लग रहा था। और इसी खतरनाक मौसम के बीच में एक बंदा बैठा होता है, जो कि होता है एक एम्परर। ये गार्डियन कर रहा था एक कमाल के गेट की, जिसको अर्थ गेट कहा जाता है। हो सकता है कि इस गेट के जरिए अपर रियल्म से सीधा अर्थ पर, जहां पर ह्यूमंस रहते हैं, वहां पर जाया जा सकता है। उसी गेट की वो गार्डियन कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर कुछ बंदे आकर पहुंच जाते हैं। उस एम्परर के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे कहने लग जाते हैं कि करीब तुम ना 300 साल से इस गेट को गार्डियन कर रहे हो, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। आज यहाँ पर अर्थ गेट खुलेगा और हम इस जगह से बाहर निकल पाएंगे, और उसके बाद सारी की सारी दुनिया को हम अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। देखते हैं कि तुम हमें यहाँ पर रोक पाते हो या नहीं रोक पाते हो। तो ये सुनकर वो जो एम्परर था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है कि जरा आजमा कर तो देख लो कि तुम मेरा बाल तक बांका कर पाते हो या नहीं। तो ये सुनते ही वो जो बंदे थे वो यहाँ पर उस एम्परर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो एम्परर उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। एम्परर काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा था, तो उसने अकेले 3 बंदों को हैंडल किया था, और तीनों के तीनों बंदे यहाँ पर एम्परर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो ये चीज देखकर वो जो तीनों बंदे थे वो एक साथ अपने अटैक को रेडी करते हैं और अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक तैयार कर लेते हैं, ताकि उसकी मदद से एम्परर की जान ली जा सके। जब एम्परर को ये अटैक लगता है तो वो अटैक पूरा का पूरा वो खुद पर झेल जाता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। जिस वजह से उसने ये अटैक तो रोक दिया था, और अटैक रोकने की वजह से जितने भी बंदे उसके ऊपर अटैक कर रहे थे उन सभी की हालत खराब हो जाती है। तो उनकी पूरी तरह से हवा निकल चुकी थी। लेकिन इस चीज से वो जगह जो होती है वो पूरी तरह से तहस नहस होने लग जाती है। हर तरफ भूकंप सा आने लग गया था। वो लोग उससे कहने लग जाते हैं कि एम्परर, तुमने क्या किया, क्या कर दिया तुमने। जिसके बाद हम देखते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर वो जो अर्थ गेट था वो डिस्ट्रॉय हो गया, और उसके जरिए वो जो एम्परर है वो सीधा अपर रियल्म से जमीन पर आकर गिर गया। अब यहाँ पर से क्लियर तो नहीं बताया गया, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वो एम्परर जो था वही होगा गॉड जो अर्थ पर आकर गिरा होगा, और यहाँ से उसकी जनरेशन हो सकता है कि आगे बढ़ी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं किंशु को, जो कि सन ऑफ गॉड है। हो सकता है कि वो उसी गॉड की जनरेशन में से कोई हो जो अपर रियल्म से धरती पर गिरा था। अब चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन किंशु के पास कोई भी पावर नहीं है। ये बेचारा बिल्कुल कमजोर है और हमेशा बुली होता रहता है। इतना बड़ा टाइटल जो लिया है इसने कि सन ऑफ गॉड होकर भी ये लूजर है, तो लोग तो वैसे भी इसका मजाक उड़ाने ही वाले थे। और यही चीज बेचारे किंशु को बर्दाश्त नहीं होती। वो यहाँ पर एक माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा था, जो कि हानन पीक होता है। ये इस पूरे के पूरे सेट के पूरे इलाके का सबसे ऊंचा माउंटेन है, और इसको पूरी तरह से चढ़कर इसकी चोटी पर जाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। पर यह किंशु ये काम करने के लिए तैयार था। वो हिम्मत करते हुए इस काम को कर रहा होता है।
दूर से जब यहाँ पर सेक्ट वाले इस चीज को देखते हैं तो वो लोग हैरान रह चुके थे कि जरा देखो तो, ऐसा लग रहा है कि कोई हानन पीक को पूरा पूरा पार करने की कोशिश कर रहा है। और ये तो हमारा किंशु है। किंशु इतनी बड़ी मुसीबत कैसे मोल ले रहा है? इसके पास तो कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये पहाड़ के ऊपर नहीं जाएगा, सीधा का आसमान में ही चले जाएगा। उसकी जान चली जाएगी। यहां इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना हम जैसे मामूली कल्टीवेटर की औकात नहीं है। अगर हम इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए लाइफ और डेथ का बैटल होगा। हम इसमें हार जाएंगे और हमारी जान चली जाएगी, लेकिन पहाड़ क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और जरा इस किंशु को तो देखो, ये तो बिल्कुल एक मॉडल इंसान की तरह है। इसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, हमसे भी कमजोर है ये। लेकिन इसके सपने तो यहां पर सीधा पहाड़ को चढ़ने के हैं। हम तो बस यहां पर यही उम्मीद लगा सकते हैं कि ये गिरकर मारा ना जाए। लेकिन किंशु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपनी हिम्मत और ताकत के बल पर पहाड़ को चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो काफी कोशिशों के बाद आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे वो एक जगह पर हाथ रखता है, वहां पर का एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। और फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। एक भी पत्थर उसको लगा तो सीधा किंशु जाएगा पहाड़ के नीचे और उसका मरना तय है। पर किंशु हार मानने को तैयार नहीं। वो अभी भी यहां पर उन पत्थरों से बचते हुए पहाड़ चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था। काफी हद तक वो ऊपर आ जाता है और पत्थर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। बस कुछ इंच बचे हुए थे। उसको पूरा करने के बाद किंशु पहुंच जाएगा इस पहाड़ की चोटी पर, और वो जो करने आया था वो अपना मकसद पूरा कर लेगा। तो किंशु यहां पर हिम्मत करते हुए एक लंबी सी छलांग मारता है, और छलांग मारते ही सीधा सीधा वो आकर पहुंच चुका था पहाड़ की चोटी पर, जो कारनामा कल्टीवेशन पावर होने के बावजूद भी लोग नहीं कर पाते हैं। बिना कल्टीवेशन के भी किंशु ने कर दिखाया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैं फाइनली आकर पहुंच गया पहाड़ की चोटी पर। मैंने ये कर दिखाया। मैं बता नहीं सकता कि ये करके मैं कितना ज्यादा खुश हूं। जिसके बाद देखते ही देखते किंशु जो होता है वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता है। हालांकि उसके पास कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन 3 दिन पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसको एक खास चीज मिली है, जिसका नाम है सुप्रीम दांतियान। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल एक गाइड है किंशु के लिए कि वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता है। किंशु के पास ना मास्टर था, ना कुछ ऐसा था जिसकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन पावर इंक्रीज कर सके। लेकिन ये जो दांतियान है, उसने किंशु की मदद की। दांतियान यहाँ पर किंशु को हर चीज के लिए गाइड करता है कि वो क्या करें तो कल्टीवेशन में वो इंप्रूवमेंट हासिल कर सकता है, क्या करें तो उसकी पावर बढ़ सकती है। तो अब यहाँ पर किंशु जो इस पहाड़ को चढ़ रहा था, ये भी टास्क दिया था उसी दांतियान ने कि अगर किंशु अपनी हिम्मत और ताकत के बल पर ये पहाड़ क्रॉस कर लेता है तो दांतियान समझ जाएगा कि किंशु के अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर हिम्मत और ताकत है कि वो कल्टीवेशन में आगे बढ़ सकता है। ये छोटा सा टेस्ट लिया था उस दांतियान ने किंशु का, जिसमें किंशु पास हो गया। तो इस वजह से वो जो दांतियान होता है वो किंशु से कहने लग जाता है कि तुमने अपना टेस्ट पास किया है, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूं। ये रिवॉर्ड होगा तुम्हारे कल्टीवेशन की शुरुआत। मैं तुम्हारे अंदर कल्टीवेशन पावर डालने वाला हूं और इसके बाद तुम अपनी कल्टीवेशन को महसूस कर पाओगे। तो वो दांतियान जो था वो सीधा डाल देता है किंशु के अंदर कल्टीवेशन पावर को, और यहां से शुरू होगी किंशु की कल्टीवेशन जर्नी। इससे पहले किंशु के पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन अब वो यहां पर कल्टीवेशन कर पाएगा, अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा, अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर पाएगा, जिस तरह से एक नॉर्मल कल्टीवेटर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये हो रहा था, आसपास का पूरा जो इलाका होता है वो एक अजीब से ऑरा से भर चुका था। ये ऑरा सारा जा रहा था किंशु के अंदर, जिसकी मदद से किंशु एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा के अंदर गिर गया होता है। जितने भी लोग ये चीज देखते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहां पर इतना मिस्टीरियस हेवन और अर्थ का ऑरा कहां से आया? ये ऑरा तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। और जरा देखो तो, ये ऑरा जा रहा है कहीं और नहीं बल्कि किंशु के अंदर जा रहा है। आखिर किंशु ने ऐसा कौन सा कारनामा करके दिखा दिया जो उसके अंदर वो इतना पावरफुल हेवन और अर्थ का ऑरा जा रहा है? अजूबा कर दिया उसने कोई तो वहीं किंशु जो था वो बहुत ज्यादा खुश था कि अरे वाह, जिंदगी में पहली बार
मैं कल्टीवेशन पावर को महसूस कर पा रहा हूं। कितना अच्छा लग रहा है ना उसको महसूस करके, जिसकी कोई हद नहीं है। बस आज से मेरी कल्टीवेशन की शुरुआत हुई है। अब मैं तो गॉड बन के दिखाऊंगा। जो मेरा सन ऑफ गॉड का टाइटल है उसको रियलिटी में अचीव करके दिखाऊंगा। तो दांतियान उसे कहने लग जाता है कि देखो, जैसे मैं तुम्हें कहता जाऊंगा तुम्हें वो करना है। जितना तुम हार्ड वर्क कर पाओगे, जो मैं तुम्हें आगे दूंगा, उतनी ज्यादा मैं तुम्हारी मदद करूंगा कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट हासिल करने के लिए। जो सुनकर किंशु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, अब तुम्हें यहां पर किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे पास मेरा मास्टर है ना, ये दांतियान, यही मुझे हर चीज में मदद करेगा और मैं सबकी वाट लगा दूंगा। इसके बाद हम यहां पर एक प्रिंसेस को देखते हैं जो बड़ी रफ्तार के साथ अपनी स्वॉर्ड पर बैठे हुए आगे बढ़ रही थी। वो उसी माउंटेन की तरफ जा रही होती है ताकि देख सके कि अजीब सा ये जो फिनोमेना क्रिएट हुआ था, हेवन एंड अर्थ वाला, वो किसकी वजह से हुआ था। प्रिंसेस के पीछे उसकी जो आंटी होती है वो भी भागी भागी आ रही थी। वो उससे कहने लग जाती है कि प्रिंसेस, प्रिंसेस, रुक जाइए, इतना जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सेक्ट नहीं है। यूं हाँ, सेक्ट है। हमारा सेक्ट तो याऊची सेक्ट है, जहां पर आप हमेशा से रही हो और आप उस सेक्ट से बाहर भी नहीं निकली हो, तो नई जगह पर जाना, वो भी इतनी जल्दी इतनी स्पीड से, बेहतर नहीं होगा। आप रास्ता भी भटक सकती हैं। लेकिन प्रिंसेस तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहने लग जाती है कि क्या आपको भी वो चीज नहीं देखनी कि आखिर ये जो फिनोमिना क्रिएट हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था। मैं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं इस बात को जानने के लिए, इसलिए मैं जा रही हूं उस पहाड़ की तरफ। लेकिन वो आंटी कहने लग जाती है कि देखिए, हम जो इस मिशन पर निकले हैं वो ये जानना नहीं है कि वो फिनोमिना क्रिएट क्यों हुआ था। हमारा मिशन तो ये है कि हम जा रहे हैं यूहा सेक्ट के अंदर, ताकि वहां पर जो स्टोन कार्विंग्स हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो हमारे मिशन पर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस तो सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थी। वो सीधा चली जाती है उसी माउंटेन के ऊपर जहां पर किंशु मौजूद है और उसने अभी इस पावर को हासिल किया था। तो जैसे वो यहाँ पर आती है, प्रिंसेस को देखकर वो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे प्रिंसेस, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और प्रिंसेस उससे कहने लग जाती है कि किंशु, तुम यहाँ पर, तुम तो इस पहाड़ के ऊपर ही मौजूद हो ना, तो तुम्हें जरूर पता होगा कि अभी यहाँ पर जो स्ट्रेंज फिनोमिना क्रिएट हुआ था वो किस वजह से हुआ था। ऐसा क्या अजूबा हुआ यहाँ पर जो हेवन और अर्थ का ऑरा यहाँ पर आया। तो किंशु यहाँ पर अपनी सच्चाई तो नहीं बताता कि वो ऑरा उसी के अंदर से बाहर निकल रहा था। वो यहाँ पर बातों को घुमाते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो अभी यहाँ पर आया, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई पावरफुल मास्टर वगैरह होंगे जो अपनी कल्टीवेशन कर रहे होंगे, तभी उनके अंदर से इतनी खतरनाक पावर बाहर निकल कर आई थी जिससे ये फिनोमेना क्रिएट हुआ। तो प्रिंसेस कहने लग जाती है कि तुम बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि वो ऑरा था बहुत ज्यादा स्ट्रांग। कोई नॉर्मल बंदे की बात नहीं है कि इतना स्ट्रांग ऑरा वो अपने अंदर से बाहर निकाले। बहुत अच्छा होता कि अगर मैं एक बार उनको अपनी आंखों से देख पाती। किंशु अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा था अपनी तारीफ सुनकर। वो कहने लग जाता है कि प्रिंसेस, आप कहाँ जा रही हो? क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगी? क्योंकि मैं पहाड़ के ऊपर आ गया ना, मुझे नीचे उतरने में डर लग रहा है। तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, आओ मेरे साथ, मेरी स्वॉर्ड पर बैठ जाओ, हम दोनों एक साथ चलेंगे। पर वो जो प्रिंसेस की आंटी थी वो कहने लग जाती है कि बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम प्रिंसेस के बाजू में जाकर बैठोगे? तुम एक लूजर हो, तुम्हें यहां पर कोई हक नहीं कि तुम प्रिंसेस के साथ जाकर उनकी स्वॉर्ड पर बैठ जाओ। पर प्रिंसेस कहने लग जाती है कि नहीं आंटी, ऐसा नहीं कहते। किंशु तो वैसे भी कोई लूजर है, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। आओ किंशु, बैठ जाओ मेरे साथ मेरी स्वॉर्ड के ऊपर। किंशु तो बड़ा ही खुश था, और जैसे वो स्वॉर्ड के ऊपर जाकर बैठने वाला होता है, बेचारे को फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर बैठना भी नहीं आता था। इस वजह से सीधा वो जाकर गिर जाता है प्रिंसेस के ऊपर। लेकिन वो जैसे जैसे खुद को संभाल लेता है, आंटी जो थी वो यहाँ पर किंशु को डांट लगाते हुए कह रही थी कि देखो, अगर तुमने एक बार भी प्रिंसेस को टच करने की कोशिश की या उनके थोड़ा और भी करीब जाने की कोशिश की, तो मेरी जो स्वॉर्ड दिख रही है उससे तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत। तो किंशु कहने लग जाता है कि अरे, मेरे पास तो वैसे भी पावर कहाँ है, अगर मैंने प्रिंसेस को टच भी किया तो प्रिंसेस तो वैसे ही एक बार अटैक करके मेरी जान ले सकती हैं। तो आप इतना ज्यादा भड़क क्यों रही हैं? फिक्र मत करिए, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो आंटी भी कहने लग जाती है कि मैंने तो अभी तक इसे सुनकर रखा था कि तुम एक नंबर के लूजर हो, लेकिन आज देख भी लिया कि तुम लूजर के साथ साथ एक नंबर के ठरकी भी हो। तुम्हारे ऊपर मुझे अच्छे से नजर रखनी होगी,
इसके बाद सारे के सारे लोग वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। किंशु उसे कहने लग जाता है कि प्रिंसेस, आप कहां पर जा रही हो? तो प्रिंसेस उसको बताती है कि मैं ना स्टोन कार्विंग्स के बारे में जानकारी हासिल करने जा रही हूँ। यूं हाँ सेक्ट के अंदर ही वो स्टोन कार्विंग रखी हुई है। तो किंशु कहने लग जाता है कि सच में आप वहीं पर जा रही हो, क्योंकि मैं भी वहीं पर जा रहा हूं। मुझे भी उन स्टोन कार्विंग्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है, क्योंकि उस दांतयान ने किंशु को कहा था कि उसे उस स्टोन कार्विंग के पास जाना है और उसके अंदर से जो टेक्निक वगैरह होगी उसको हासिल करना है। किंशु प्रिंसेस से कहना चाहता है कि अगर आप वहीं पर जा रही हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, हम दोनों एक साथ वहां पर चलेंगे। तो प्रिंसेस भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले चलती हूँ। दूसरी तरफ हम यूहा सेक्ट को देखते हैं। वहां पर एक डिसाइपल मौजूद था जो कि थोड़ा पावरफुल लग रहा होता है और उसका नाम था दुआ। वो कहने लग जाता है कि फाइनली इतने दिनों बाद प्रिंसेस यहाँ पर आ रही है। मैंने उनको इनविटेशन भेजा है कि वो यहाँ पर आकर स्टोन कार्विंग के बारे में जानकारी हासिल करें, तो मेरे इनविटेशन की वजह से ही वो यहाँ पर आ रही हैं। बहुत इंतजार किया है मैंने प्रिंसेस से मिलने का, आज फाइनली उनसे मिलने का मौका मिलेगा। मैंने अपनी 20 साल का टाइम दिया है इन स्टोन कार्विंग्स के ऊपर, जो टेक्निक लिखी है उनके अंदर किस तरह की खासियत है, इन सब की जानकारी हासिल करने में। तो अब मैं सारी जानकारी प्रिंसेस को बताऊंगा और ये बताकर उनका दिल जीत लूंगा, फिर तो वो पक्का मेरे प्यार में गिर ही जाएंगी। तो वहीं प्रिंसेस जो होती है, वो जब किंशु को अपनी स्वॉर्ड पर बिठाकर ले जा रही थी और जैसे वो अपनी स्पीड बढ़ाती है, किंशु का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। वो बार बार प्रिंसेस से टच हो रहा था और उनको ही पकड़कर वो लटक जाता, पर फिर भी प्रिंसेस उसको कुछ भी नहीं बोलती। और जैसे ही यहाँ पर प्रिंसेस आ रही थी, यूं सेक्ट के जितने भी बंदे थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि उस दुआ से कि आपके कहने पर प्रिंसेस यहाँ पर आ रही है। आपको पता है हम आपके कितने आभारी हैं, आज तक हमने कभी भी प्रिंसेस को देखा ही नहीं था। आज आपके कहने पर जब वो आएंगी तो हमें उनकी झलक देखने का मौका मिलेगा। तो दुआ अपनी तारीफ बटोरते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है प्रिंसेस यहाँ पर खाली आ नहीं रही, बल्कि मेरे साथ टाइम भी बिताएंगी। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, उनकी मेरी बहुत कमाल की गहरी दोस्ती है। तुम देखना कैसे वो मेरी तारीफें करेंगी। यहाँ पर आकर कितना ज्यादा हम एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर प्रिंसेस आकर पहुंच जाती है। सारे के सारे लोग कहने लग जाते हैं कि देखो प्रिंसेस तो आ गई, लेकिन उनके पीछे कौन बैठा हुआ है? आखिर उनके साथ एक ही स्वॉर्ड के ऊपर ये बंदा है कौन जो बैठा हुआ है? अरे ये तो किंशु, वही लूजर सन ऑफ गॉड है ना। इसको कैसे मौका मिल गया प्रिंसेस के साथ बैठने का? दुआ जो था ये चीज देखकर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। प्रिंसेस के इतना करीब ये कैसे हो सकता है? तो वहीं वो जो दांतियान था वो किंशु से कहने लग जाता है कि तुमने मेरी बात मानी और इस स्टोन कार्विंग के पास पहुंच गए। तो अब इस स्टोन कार्विंग के अंदर जितनी भी टेक्निक है मैं वो सब तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं। तैयार हो जाओ। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर ये स्टोन कार्विंग की सारी टेक्निक और इसका ओरिजिन क्या था, ये कब बना, किस तरह से बना, सब कुछ जानने वाला है। तो जैसे वो पावर उसके अंदर गई थी, किंशु की कल्टीवेशन पावर भी इंक्रीज होने लग जाती है। वो बॉडी रिफाइनमेंट के 4th लेवल पर जाकर पहुंच चुका था, जहां अभी तक उसने कल्टीवेशन भी नहीं शुरू की थी। एक ही दिन के अंदर वो बॉडी रिफाइनमेंट के सीधा 4th लेवल पर जाकर पहुंच चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंदर स्टोन कार्विंग की जो टेक्निक आई थी वो बहुत ज्यादा कमाल की थी। वो सारी टेक्निक और स्टोन कार्विंग की सारी हिस्ट्री को वो कुछ ही मिनट के अंदर पूरी तरह से समझ जाता है। दुआ किंशु से कहने लग जाता है कि ए लूजर गॉड, तू आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? किसने बुलाया तुझे यहाँ? तो किंशु कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे यहाँ पर लूजर गॉड कहा। अब तो दुआ कहने लग जाता है कि एक लूजर को लूजर ना कहूं तो क्या सुपरस्टार कहूं? चल बे, साइड हो, तू लूजर है, लूजर था और हमेशा लूजर ही रहेगा। तो ये सुनकर किंशु को गुस्सा आने लग जाता है। जैसे वो गुस्से में देखता है, दुआ उससे कहता है कि तू मुझ पर गुस्सा दिखा रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, काट कर रख दूंगा। दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे, पर जैसे इनकी फाइट शुरू हो पाती है, इससे पहले प्रिंसेस जो होती है वो यहाँ पर इनकी फाइट रुकाते हुए कहती है कि अरे अरे रुक जाओ, फाइट मत करो, फाइट करके कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर स्टोन कार्विंग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आए ना, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। फाइट करेंगे तो बस ऐसे ही हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर वो दुआ भी कहने लग जाता है कि हाँ, आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी मुझे यहाँ पर इस लूजर से बहस करके कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा मैं आपके साथ ही बात क्यों ना कर लूं। आइए चलिए, मैं आपको स्टोन कार्विंग के बारे में अच्छे से जानकारी देता हूं। आपको सारी की सारी डिटेल बता दूंगा इस स्टोन कार्विंग के बारे में। मुझे बहुत सारी जानकारी पता है। तो जैसे ही यहाँ पर
प्रिंसेस स्टोन कार्विंग के पास आई थी, उसको देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती है कि मानना पड़ेगा, ये स्टोन कार्विंग लग तो बहुत मामूली रही है, लेकिन जो भी चीज मामूली दिखती है असल में कमाल की वही होती है। ये स्टोन कार्विंग इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसके बारे में हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। तो वो दुआ कहना चाहता है कि हाँ प्रिंसेस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं यहां पर इसके बारे में आपको सब कुछ जानकारी देता हूं। मुझे पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। वो बताने लग जाता है कि आज से करीब 1000 साल पहले हमारे यूहा सेक्ट के एक पियरलेस जीनियस हुआ करते थे। उनकी पावर इतनी ज्यादा थी जिसके बारे में कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। अपने एरा के जब उनका टाइम चल रहा था, उस टाइम पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर उनसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं था। जब वो इतने ज्यादा स्ट्रांग थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना वो अपनी टेक्निक को आने वाली जनरेशन के लिए पास ऑन कर दें। तो उन्होंने ही यहां पर इन पहेलियों के जरिए स्टोन कार्विंग बनाई। स्टोन कार्विंग को समझना किसी भी बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर टेक्निक डायरेक्ट नहीं लिखी हुई है। इनको समझना पड़ता है। ये सारी एक पहेलियां हैं। जो पहेलियां समझ पाएगा वही इसके अंदर की टेक्निक हासिल कर पाएगा। आपको शायद पता नहीं होगा, मैंने 20 साल की मेहनत लगाई है। पूरी 20 साल की मेहनत के बाद मैंने इसके अंदर की 30% चीजों को अच्छे से समझा है। 30% टेक्निक मुझे आती है स्टोन कार्विंग की, और अगर मैं कुछ और टाइम दूं तो पूरी तरह से इसको समझ जाऊंगा। जबकि उसको क्या पता, किंशु ने जैसे यहां पर एंट्री मारी, उसने 100% चीज को समझ लिया स्टोन कार्विंग के बारे में। प्रिंसेस जो थी वो यहां पर दुआ की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि अरे वाह, तुम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुमने बहुत सारी जानकारियां हासिल की। पर यहां पर किंशु जोर जोर से हंसते हुए उस दुआ का मजाक उड़ाने लग जाता है कि अबे यार, देखो, जो मन में आता है वो कहानी छेपता जाता है क्या? अबे, तूने जो बताया उसका सच्चाई से 1% भी वास्ता नहीं है। बिल्कुल तूने अपने मन से जो समझ में आया वो कहानी बोल दी, जिससे उसका दुआ जो था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। अब वो उस किंशु से कहने लग जाता है कि इसका मतलब तुझे यहां पर इन स्टोन कार्विंग्स के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी है। अगर तू इतना ही ज्यादा भौंक रहा है, जरा मुझे बता तो कि आखिर तू क्या जानता है इस स्टोन कार्विंग के बारे में। तो किंशु उस प्रिंसेस से कहना चाहता है कि प्रिंसेस, आपको पता है, ये स्टोन कार्विंग को किसी युवा सेक्ट के मास्टर ने नहीं बनाया, बल्कि आपके जो याउची सेक्ट है उसकी बहुत टाइम पुरानी एक फेरी ने बनाया है। आपको शायद पता नहीं होगा, करीब 1000 साल पहले आपकी याउची सेक्ट की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फेरी हुआ करती थी, और उन्होंने ही अपने हाथों से लिखकर इस स्टोन कार्विंग को बनाया है। तो इस बात को सुनकर वो जो प्रिंसेस की सही आई हुई आंटी थी वो कहने लग जाती है कि बेवकूफ किंशु कहीं के, तुझे पता है तू कुछ भी यहां पर बक रहा है। अगर हमारे याउची सेक्ट के बारे में कुछ रिलेटेड होता इस स्टोन कार्विंग से, तो हमें इसके बारे में पहले से पता होता, क्योंकि हम खुद याउची सेक्ट वाले हैं। इस स्टोन कार्विंग के बारे में हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो किंशु कहने लग जाता है कि क्या आपके जो याउची सेक्ट है उसके अंदर एक फेरी 1000 साल पहले अचानक से कहीं गायब नहीं हो गई थी? वो बहुत ज्यादा पावरफुल फेरी थी। तो प्रिंसेस कहने लग जाती है कि हां, तुम बात तो सही कह रहे हो। करीब 1000 साल पहले हमारे याउची सेक्ट की एक फेरी थी जो गायब हो गई थी। साथ ही साथ वो हमारे सेक्ट की सबसे ज्यादा कमाल का एक स्कल्पचर था जिसके अंदर टेक्निक लिखी हुई थी, उसको भी अपने साथ ले गई थी। हमारे याउची सेक्ट के अंदर 5 टोटल इस तरह के स्कल्पचर हैं जो कि सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन उनमें से एक गायब हो चुका था उसी फेरी की वजह से, जो कि आज तक कभी भी नहीं मिला। हमने उनको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो भी कभी नहीं मिली। तो यहां पर वो जो सुप्रीम दांतियान था, उसके जरिए जो भी जानकारी किंशु को मिली थी, वो बताते हुए कहता है कि आपके याउची सेक्ट की जो बीजी फेरी थी, उनका नाम बीजी फेरी था। उनको प्यार हो गया था युवा सेक्ट के पियरलेस जीनियस से, जिसके बारे में अभी ये दुआ कह रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर जब वो पियरलेस जीनियस जो थे उन्होंने कल्टीवेशन की शुरुआत की और वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर जाने वाले थे, तो वो उस टाइम का ब्रेक थ्रू करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने सबसे रूथलेस तरीका चुना था ब्रेक थ्रू करने का टॉप लेवल में जाने के लिए। जो चीज
उनके ऊपर बैकफायर कर गई और इससे हुआ ये कि उनकी हालत, जो जीनियस थे, पूरी तरह से खराब हो गई। बताया तो नहीं गया कि वो जिंदा थे या वो जीनियस मर गए अपना ब्रेक थ्रू करने के दौरान, लेकिन जब से वो बीजी फेरी उस पियरलेस जीनियस से अलग हुई, तब से वो हमेशा अकेली रहने लग गई। वो उदास हो गई और अपनी जिंदगी की जो दुख भरी कहानी है, उसी फेरी ने अपने हाथों से इस स्टोन के ऊपर लिखा है। ये जो स्टोन कार्विंग दिख रही है, वो कोई कमाल की टेक्निक नहीं, बल्कि वो जो फेरी है, उनकी जिंदगी की दुख भरी यादें हैं। उन्होंने अपनी सारी टेक्निक को इस स्टोन कार्विंग के अंदर डाल दिया और उसके बाद शायद वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये सच्चाई है इस स्टोन कार्विंग की। तो दुआ कहने लग जाता है कि वाह वाह मेरे दोस्त, कमाल कर दिया। तू तो कहानी सुनाने वाला होना चाहिए यार। तेरी कहानी सुनाने की स्किल बड़ी कमाल की है। प्रिंसेस जो थी, वो ये सुनकर कहने लग जाती है कि किंशु, तुम जो कह रहे हो, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ रिकॉर्ड तो हमारी याउची सेक्ट के अंदर है नहीं, तो हम इस बात को उतनी अच्छी तरह से मान नहीं पाएंगे। मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, लेकिन कुछ सबूत मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती। तो दुआ यहां पर मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि प्रिंसेस, आपको उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कि असल में 30% जो पावर मैंने हासिल की है इस स्टोन कार्विंग की वजह से, वो कितनी ज्यादा कमाल की है। आप मेरी पावर को देखना और मेरा तरीका देखना कि मैं किस तरह से इसको एक्टिवेट करता हूं। मैं आपको भी ये चीज बाद में सिखा दूंगा। वो तुरंत चला जाता है अपनी पावर को एक्टिवेट करने के लिए, और यहां पर आने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पाम टेक्निक होती है। वो अपनी पाम टेक्निक जैसे एक्टिवेट कर रहा था, वो आंटी जो होती है, वो किंशु को देखकर कहने लग जाती है कि देखो, असल में जीनियस किसको कहते हैं? वो है दुआ। तुम्हारे जैसा नहीं कि जिसको भी मन में आया, जो समझ में आया, वो कहानी बताने लग गया। तुम हमेशा से लूजर थे, तो तुम मान लो कि यहां पर तुम लूजर हो। तुमसे कुछ होने नहीं वाला है। झूठी कहानियां बताकर लोगों का दिल जीतना थोड़ी ना ये सही बात होती है। जिसके बाद वो जो दुआ था, वो अपनी पाम टेक्निक को सीधा किंशु की तरफ भेज देता है, लेकिन अटैक लगने से पहले वो रोक चुका था। वो बस यहां पर किंशु को डराना चाहता था। वो उससे कहता है कि क्यों किंशु, पैंट में सुसु तो नहीं कर दिया ना तुमने? ये जो पाम टेक्निक थी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि तुम्हें फाड़ कर आगे निकल जाती, लेकिन सही टाइम पर मैंने रोक लिया, जिससे तुम्हारी जान बची, वरना तो तुम्हारा आज ही यहां पर खेल खत्म हो गया होता। प्रिंसेस जो थी, वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी दुआ की इस पावर को देखकर कि सही में सीनियर दुआ, आपने कमाल कर दिया। आपने तो सच में स्टोन कार्विंग की काफी हद तक की चीजों को समझ लिया है। तो अब सारी चीजें मुझे भी सिखा देना, बहुत एहसान होगा आपका। दुआ यहां पर खुश हो ही रहा था कि तभी बीच में आकर किंशु जो था, वो कहने लग जाता है कि यार, तूने 20 साल की मेहनत लगाई, 20 साल की मेहनत के बाद सिर्फ 30% सीख पाया है। अगर 20 साल के अंदर मैं इस स्टोन कार्विंग का सिर्फ 30% सीख पाता, तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाता। अबे, इतना कम थोड़ी ना कोई सीखता है। तुझे पता है, मैंने स्टोन कार्विंग के बारे में ए से लेकर जेड तक की सारी टेक्निक को हासिल कर लिया है। सिर्फ इसकी एक झलक पाते ही देखेगा क्या कि असल में इस स्टोन कार्विंग की फुल पावर क्या है। तो ये सुनकर दुआ जो था, वो एकदम हैरान हो जाता है। वो उससे कहना चाहता है कि तुझे क्या लगता है, एक यूजलेस इतनी पावरफुल स्टोन कार्विंग की टेक्निक को सीख सकता है? जरा तू मुझे यहां पर पाम टेक्निक बनाकर दिखा, इस स्टोन कार्विंग वाली। अगर तूने बना दिया तो वादा करता हूं कि यहीं पर गड्ढा खोदूंगा, अपनी कब्र बनाऊंगा खुद के हाथों और उसके अंदर दफन हो जाऊंगा। तो किंशु कहने लग जाता है कि अरे अरे यार, तूने जोश में कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया। पछताएगा बेटा, तू बहुत ज्यादा पछताने वाला है। तो अब जरा ध्यान से देख कि असल में पावर किसको कहते हैं इस स्टोन कार्विंग की। जिसके बाद किंशु जो था, वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है
और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, वहां पर भूकंप आना शुरू हो चुका था। इतनी खतरनाक पावर उसके अंदर से बाहर निकल रही थी कि पूरा मौसम बदल जाता है। एक थंडर पाम टेक्निक वो क्रिएट कर रहा था जो कि उसी स्टोन कार्विंग की पावर से मिलकर बनी हुई थी। यहां पर जैसे ही वो अपनी थंडर पाम टेक्निक को एक्टिवेट करता है, वो इतनी बड़ी थंडर पाम टेक्निक आकर दुआ के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन उसमें भी अटैक लगने से पहले किंशु ने इस अटैक को रोक लिया था। सेम डायलॉग वो भी दुआ के ऊपर चिपकाता है कि देखा ब्रो, अगर मैंने इसका अटैक तेरे ऊपर कर दिया होता तो तू फटकर खत्म हो जाता। तूने भी तो अपने पैंट में सुसु नहीं कर दिया। डर के मारे दुआ पागल हो चुका था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। 20 साल लगाकर मैंने सिर्फ 30% सीखा था। तूने 1 सेकंड के अंदर इतनी सारी चीजें कैसे सीख ली? तो किंशु कहने लग जाता है कि नहीं नहीं ब्रो, अभी मैंने तुझे पूरी चीजें दिखाई कहां है, अभी तो बहुत कुछ चीजें दिखाना बाकी है। तुझे पता है, इस स्टोन कार्विंग के अंदर सिर्फ एक पाम टेक्निक नहीं है, टोटल 7 तरह की चीजें मौजूद हैं। कुछ इसके अंदर पावरफुल बीस्ट की स्पिरिट भी है और कुछ और खास तरह के अटैक भी हैं। करूं क्या तेरे ऊपर, देखेगा उसका नमूना भी। जिसके बाद किंशु वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, अंदर से एक गोल्डन ड्रैगन और एक टाइगर स्पिरिट बाहर निकलकर आ जाती है। गोल्डन ड्रैगन थंडर की पावर से बना हुआ था और टाइगर जो था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा होता है। ये दोनों एक मिथिकल बीस्ट थे जिनके बारे में लोगों ने इसे सुनकर रखा था। आज डायरेक्ट उनकी स्पिरिट को किंशु ने एक्टिवेट कर लिया। पूरे के पूरे लोग जो यहां मौजूद थे, सब एकदम शांत होकर खड़े हो जाते। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या किया किंशु ने। कल तक का ये किंशु लूजर बंदा आज इतना पावरफुल कैसे हो गया? इसके पास इतनी सारी पावर आखिर आई तो आई कहां से? दुआ यहां पर कहने लग जाता है कि सच सच बताना, मुझे लगता है कि तू बहुत टाइम से यहां इस स्टोन कार्विंग के पास आ रहा होगा और छुप छुप कर इसकी सारी चीजें सीख रहा होगा। तूने दुनिया की नजर में झूठ दिखाया कि तू यहां पर लूजर है, जबकि तेरे पास असल में बहुत सारी पावर थी। तूने बस सही मौके का इंतजार किया ताकि मेरी बेइज्जती कर सके और प्रिंसेस का दिल जीत सके। देख, तूने ये करके बहुत बड़ी गलती की है। तूने जहां सबके सामने मेरी बेइज्जती की, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद किंशु जो था वो वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, वो जो स्टोन कार्विंग था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डिस्ट्रॉय होते ही अंदर से वही स्कल्पचर बाहर निकल कर आता है जिसके बारे में किंशु ने बताया था कि स्टोन कार्विंग के अंदर ही वो स्कल्पचर रखा गया है बीजी फेरी के द्वारा। तब जैसे ही यहां पर प्रिंसेस और उसकी आंटी जो थी वो स्कल्पचर को देखते हैं, वो लोग समझ चुके थे कि नहीं, जो भी यहां पर किंशु बात कह रहा था वो 100% सच थी। इस स्टोन कार्विंग को किसी और ने नहीं बल्कि हमारे ही सेक्ट की जो फेरी थी उन्होंने 1000 साल पहले बनाया। तभी तो इस स्टोन कार्विंग के अंदर वो स्कल्पचर मौजूद है जो कि हमारे याउची सेक्ट का था। आज हमारे याउची सेक्ट के जो 5 पावरफुल स्कल्पचर थे वो पूरे हो जाएंगे। 4 तो ऑलरेडी थे, सिर्फ एक गायब था जो कि आज ही यहां पर मिल चुका है। ये सारी चीजें हो पाई हैं किंशु की वजह से। प्रिंसेस जो थी वो यहां पर किंशु से कहने लग जाती है कि किंशु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहां पर यह स्कल्पचर हमें लौटा दिया। तुम शायद नहीं जानते कि कितना हमने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये कभी हमें नहीं मिला था। पर आज तुम्हारी वजह से हमें ये मिल चुका है। वो जो उसकी आंटी थी वो भी यहां पर किंशु से माफी मांगती है कि किंशु, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा कि तुम यहां पर लूजर हो। लेकिन नहीं, तुम सबसे ज्यादा बड़े जीनियस हो। तुम्हें जो लोग सन ऑफ गॉड कहते हैं वो ऐसे नहीं कहते। आज यहां पर तुम्हारी पावर देखकर मुझे पता चल गया कि तुम सच में सन ऑफ गॉड कहलाने के लायक हो। जो भी मुझसे गलती हुई, जो भी मैंने तुम्हारे बारे में गलत कहा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। किंशु तो बड़ा ही खुश हो गया था। यहां पर किंशु खुश था, लेकिन वो जो दुआ होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि मैं इस किंशु को छोड़ूंगा नहीं।
इसने मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने। वो स्कल्पचर के पास आता है और एक घसीट के पंच क्या मारता है स्कल्पचर को कि सीधा का सीधा वो स्कल्पचर के अंदर से पत्थर टूटकर उसको दफन कर देते हैं। पत्थरों के नीचे जाकर दब चुका था। तो किंशु कहने लग जाता है कि दुआ, यार मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तू सच में अपने वादे से मुकर नहीं जाएगा। तूने तो सच में अपनी कब्र खोदकर अपने आप को दफन कर लिया। मेरा दिल खुश कर दिया यार तूने। लेकिन दुआ यहां पर खुद को बाहर निकालते हुए कहने लग जाता है कि किंशु, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मैं इस चीज को कभी भी नहीं भूलूंगा। वादा करता हूं कि तू जिंदगी में कभी भी सुकून से नहीं रह पाएगा। मैं तेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दूंगा। इतना कहने के बाद वो जो दुआ था वो तो वहां से भाग चुका था। किंशु जो होता है वो प्रिंसेस से कहने लग जाता है कि ये भगाओ, ये बेवकूफ आदमी है। आइए प्रिंसेस, हम दोनों जरा घूमने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। लेकिन प्रिंसेस कहने लग जाती है कि नहीं किंशु, मैं नहीं जा सकती। जो स्कल्पचर मिला है याऊची सेक्ट में जाकर मुझे इसके बारे में रिपोर्ट करनी है। लेकिन वादा करती हूं मैं तुमसे मिलने के लिए वापस जरूर आऊंगी। तुमने बहुत एहसान किया है हमारे ऊपर। तो इतना कहने के बाद प्रिंसेस जो थी वो तो वहां से जा चुकी थी कि जाने के बाद किंशु सोचने लग जाता है कि अरे यार, अच्छा भला मौका मिल रहा था प्रिंसेस के करीब आने का, लेकिन ये तो चली गई। दांतियान जो था वो उससे कहने लग जाता है कि किंशु, मैं तुम्हें नेक्स्ट जगह बता रहा हूं। तुम्हें मून सेरेमनी के अंदर जाना है। वहां जाने के बाद क्या करना होगा वो तुम्हें वहां पर जाकर बता दूंगा, पर पहले वहां पर चलो। किंशु सोच में पड़ जाता है कि यार, अब मुझे ये दांतियान कौन सी जगह पर ले जा रहा है, वहां पर किस तरह की पावर मुझे देगा। बड़ा मजा आएगा इस जर्नी पर, तो मुझे मजा ही आ रहा है। आज जो मेरी तारीफ हुई है बड़ा मजा आया। हमेशा से मेरी बेइज्जती होती थी, लूजर कहते थे, लेकिन आज तो मैंने दिखा दिया कि मैं भी किसी से कम नहीं है। तो इसके बाद किंशु जो था वो वहां से सबसे पहले अपने घर के लिए निकल जाता है ताकि थोड़ा आराम कर सके, और उसके बाद वो मून सेरेमनी के अंदर जाएगा। इसके बाद किंशु जैसे ही यहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है वो बिल्कुल उड़ते हुए इधर उधर जा पा रहा था। पहले वो उड़ नहीं पाता था, उसको पैरों से चलना पड़ता था, लेकिन अब जब से उसके पास पावर आई थी वो उड़ भी सकता था। तो जैसे वो उड़ रहा होता है वहां पर एक मोटू बंदा आ जाता है जो उसको पकड़ लेता है। मोटू का वजन भारी था, इस वजह से किंशु उसके साथ ही सीधा जमीन पर आकर गिर जाता है। किंशु ये देखकर पगला चुका होता है कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर कौन है, मॉन्स्टर जिसने मुझे यहां पर पकड़ लिया। तो मोटू उसे कहता है कि अरे किंशु, किंशु माफ करो मुझे बेन, मैं मॉन्स्टर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा जिगरी यार हूं यार। तो किंशु उसे कहने लग जाता है कि अबे तू मेरा जिगरी यार है, तू तो भैंस का बच्चा है। तू कौन से जन्म में मेरा दोस्त हुआ करता था। जिस पर मोटू कहता है कि अरे मतलब दोस्त नहीं, अपन बिजनेस पार्टनर है ना, अपन साथ में मिलकर धंधा करते हैं। भूल गए क्या वो मोतियां वगैरह बेचने का। तो किंशु कहता है कि अरे हाँ हाँ यार, याद है मुझे, तू बता फिर कैसे आना हुआ तेरा यहां पर। जिस पर मोटू कहता है कि आपने वो जो स्टैचू बेचा था प्रिंस को, वो स्टैचू टूट गया, जिस वजह से वो प्रिंस जो है वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ है कि आपने उसको चाइना माल बेच दिया। स्टैचू तो टूटा टूटा, लेकिन स्टैचू के बदले उस प्रिंस ने आपको जो एक एंजल दी थी वो बहुत ज्यादा भड़की हुई है। आपके पूरे घर को उसने बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि अब वो वहां से बाहर निकलना चाहती है। मुझे क्या लगता है कि आपने जो प्रिंस को स्टैचू दिया था, स्टैचू के बदले उसने आपको एंजल दिया है, तो वो एंजल बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। वो प्रिंस खुद भी उस एंजल को संभाल नहीं पा रहा होगा, तो इसलिए आपने घर की मुसीबत निकालकर उसने आपको दे दिया ताकि आप ही उस एंजल को संभालो। लेकिन वो एंजल हैंडल करने के लायक नहीं है। पर अब जब यहां पर वो स्टैचू टूट गया है तो प्रिंस आपसे उसकी 3 गुना कीमत मांग रहा है कि अब आपको ही उसकी कीमत चुकानी होगी। किंशु हैरान रह जाता है कि यार कौन सी मुसीबत आकर पहुंच गई। अच्छा भला मैं इतना खुशी खुशी आया था, मेरा मूड ही खराब हो गया। वो मोटू से कहने लग जाता है कि
मोटू, जरा उस एंजल के बारे में कुछ पता चला क्या तुझे? कौन है, उसका ओरिजिन क्या है, कहां से आती है? तभी हम उसको शांत कर पाएंगे, वरना उसने तो तबाही मचा कर रखी होगी। तो मोटू कहता है कि हां, बात तो सही है, लेकिन मैं उस एंजल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। पर मुझे यह डर है कि कहीं वो प्रिंस जो है आपके ऊपर आकर गुस्से में अटैक वटैक ना कर दे। आपको यह मैटर समझाना होगा। पर अगर प्रिंस आया तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? आपके पास तो कोई पावर नहीं है, आप तो नल्ले हो ना। जो सुनकर किंशु भड़क जाता है कि नल्ला किसको बोला बे। वो तुरंत यहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते ही मोटू को उड़ाकर यहां पर दूर फेंक चुका था। मोटू सीधा उड़कर बहुत दूर जाकर फेंका आ जाता है। मोटू को यकीन नहीं होता कि अरे किंशु, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो गए? अभी 2 दिन पहले मैं तुमसे मिला था, तुम तो बिल्कुल नल्ले थे। अचानक से तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई? ये पावर तो बड़ी कमाल की है। अब तो प्रिंस भी आ जाए तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। तो किंशु भी कहने लग जाता है कि मैं हूं सन ऑफ गॉड। कोई एराग्रा प्रिंस आएगा, मेरे साथ पंगा लेगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा क्या? धूल छटाकर रख दूंगा। कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता है। दुनिया का पापा बनने वाला हूं मैं। पर किंशु ये भी सोचने लग जाता है कि अगर वो अभी घर के अंदर गया तो वो जो एंजल है वो उसकी बहुत धुलाई करेगी। इससे पहले भी कई बार वो एंजल बेचारे किंशु की धुलाई कर चुकी है। जब से वो उसके घर में आई है तब से उसने उसको परेशान करके रखा हुआ है। सुकून से किंशु बैठ ही नहीं पाता। तो अभी भी यहां पर अगर वो जाएगा तो वो एंजल उसको बहुत मारने वाली है। इसीलिए वो मोटू से कहता है कि मोटू, जरा तू ही आगे बढ़। तू मेरा सीनियर है ना, तो तू आगे बढ़, कमरे के अंदर जा, तेरे पीछे पीछे मैं आता हूं। मोटू को लगता है कि यहां पर किंशु उसको इज्जत दे रहा है, इस वजह से उसको अंदर जाने दे रहा है। तो जैसे ही बेचारा मोटू खुशी खुशी अंदर जाता है, अंदर से वो एंजल बाहर निकल कर आती है और धनाधन मोटू को बजाना शुरू कर देती है। मोटू समझाते रहता है कि अरे अरे यार, मुझे माफ कर दो, मैं किंशु नहीं हूं, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं। मेरा बॉस पीछे खड़ा है, उसको मारो। तुमने तो बिना वजह मेरी हड्डियां तोड़ दी। तो जब यहां पर वो एंजल देखती है कि अरे किंशु तो पीछे खड़ा है, तो वो छोड़कर किंशु के पीछे पड़ जाती है कि तुम आए तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूं। तुमने मुझे यहां पर लाकर रखा है, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं यहां पर और नहीं रहना चाहती। किंशु जो था वो यहां पर उस एंजल को शांत करवाते हुए कहता है कि देखो एंजल, शांत हो जाओ। तुम्हें जाना है ना तुम्हारे घर के ऊपर, तो मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। जरा मुझे बताओ कि तुम्हारा एड्रेस क्या है। तो एंजल कहना चाहती है कि मेरा तो कोई भी एड्रेस नहीं है। जब से मैं पैदा हुई तभी से वो जो प्रिंस था उसने मुझे कैद करके रखा हुआ था। पहली बार उसने मुझे बाहर निकाला और तुम्हारे हवाले कर दिया। मुझे नहीं पता मेरा एड्रेस कहां है। तो किंशु कहता है कि जब तुम्हें तुम्हारा एड्रेस ही नहीं पता तो मैं तुम्हें कहां भेजूंगा। पर एंजल तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो उसका गला दबाते हुए कहती है कि तुम्हारी तो, मुझे यहां से आजाद करो, मुझे अब और यहां पर नहीं रहना। बेचारा किंशु परेशान हो चुका था कि अब वो यहां पर करे तो करे क्या। जिस सीन को दिखाते ही ये वाला बात में हम किंशु को देखते हैं। सुप्रीम दंत्यायन ने उसे अलग अलग माउंटेन के ऊपर चढ़ने का ऑर्डर दिया था। किंशु एक माउंटेन पर चढ़ रहा था। ये माउंटेन बहुत ज्यादा ऊंचा और खतरों से भरा हुआ था। लेकिन अगर किंशु को अपना ब्रेक थ्रू करना है और अपनी कल्टीवेशन बढ़ानी है तो उसे ये करना ही पड़ेगा। इस वजह से किंशु अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था। काफी देर तक चलने वाली इस कोशिश के बाद किंशु आखिरकार माउंटेन के ऊपर पहुंच ही जाता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, सुप्रीम दंत्यायन उसे कहता है कि तुमने ये काम कर दिखाया, अब इसके बदले तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड के मुताबिक तुमने अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू किया है। अब तुम बॉडी रिफाइनमेंट रियल्म के 5वें लेवल पर पहुंच चुके हो। जैसा कि तुम पहले 4थे लेवल पर थे, अब 5वें लेवल पर हो। अगर तुम्हें आगे की भी कल्टीवेशन करनी है तो मैं तुम्हें और भी अलग अलग चीजें बताता हूं।
उसके हिसाब से तुम्हारी कल्टीवेशन इंप्रूव होती जाएगी। किंशु कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। बस मुझे स्ट्रांग बनना है, क्योंकि ढेर सारे दुश्मन हैं जिनसे मुझे मुकाबला करना है। साथ ही साथ उस एंजल ने तो मुझे मारकर भरे बाजार में मेरी बेइज्जती कर दी, उससे भी बदला लेना है मुझे। इसलिए तुम बताते जाओ कि मैं क्या करूं, जिसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव कर सकता हूं और खुद को स्ट्रांग बना सकता हूं। सुप्रीम दंत्यायन उसे अलग अलग टास्क देता जा रहा था। किंशु सारे टास्क पूरे करने लग जाता है। देखते ही देखते टास्क पूरा करने की वजह से उसकी कल्टीवेशन में लेवल ब्रेक थ्रू हो रहे थे। वो हर बार एक एक लेवल ब्रेक थ्रू करता जाता, जिसके बाद वो बॉडी रिफाइनमेंट के 6ठे लेवल पर पहुंच जाता है। फिर कुछ ही देर बाद वो 7वें लेवल पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो 8वें लेवल पर पहुंच जाता है। किंशु ने कुछ ही घंटों की मेहनत में 4 लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया, जो कि उसके लिए बहुत कमाल की बात थी। इस चीज को करके वो बहुत ज्यादा खुश होता है। सुप्रीम दंत्यायन उसे कहने लगता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने एक दिन के अंदर इतने सारे लेवल ब्रेक थ्रू किए हैं। इसके बदले में मैं तुम्हें एक खास तरह की टेक्निक देता हूं। ये टेक्निक मामूली नहीं है। ये इतनी कमाल की टेक्निक है कि अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें क्या चीज दी है। तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे? किंशु कहने लग जाता है, अरे लाओ ना, जो है तुम्हारे पास सब मुझे दे दो। मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे बस खुद को स्ट्रांग बनाना है, अब चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सुप्रीम दंत्यायन उसे डिवोरिंग मून नाम की एक टेक्निक दे देता है। किंशु जब इस टेक्निक को देखता है और इसका नाम सुनता है तो वो हैरान रह चुका था कि अरे वाह, क्या नाम है, डिवोरिंग मून, मतलब मून को ही खा जाना। सुनने में तो बड़ी कमाल की टेक्निक लगती है। अब इसको कल्टीवेट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये किस तरह की टेक्निक है, किस तरह से ये काम आती है, और जब मैं इसका इस्तेमाल करूं तो सामने वाले का कैसे अंचर पंचर ढीला होता है। वो इस टेक्निक को अपने अंदर डाल चुका था। जैसे ही उसने डाला, टेक्निक का जो ऑरा होता है वो उसके शरीर में फैलने लग जाता है, और उसे हल्की हल्की झलक पता चल रही थी कि अगर वो पूरी तरह से इस टेक्निक को कल्टीवेट कर पाता है तो ये टेक्निक कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। ये चीज महसूस करके किंशु बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह सुप्रीम दंत, तुमने कमाल की टेक्निक दी है, तुम्हारा शुक्रिया। बस ऐसे ही मुझे टेक्निक देते रहो और मेरी मदद करते रहो। फिर वो दिन दूर नहीं जब मैं खुद भी एक गॉड बन जाऊंगा और उसके बाद पूरी जगह पर बस मेरा ही राज होगा। दूसरी तरफ हम डोंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। वो अपनी कल्टीवेशन करते हुए एक खास तरह की टेक्निक सीख रहा होता है। जैसे ही वो अपनी टेक्निक सीखता है, उसके कई सारे क्लोन बनकर सामने आ जाते हैं और वो सारे क्लोन अपनी अपनी टेक्निक में मास्टरी हासिल कर रहे थे। जैसे ही उसके क्लोन टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, वो अपने सारे क्लोन को अपने अंदर मर्ज कर लेता है। इससे फायदा उसे ये हुआ कि उसे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी और अपने क्लोन्स की कल्टीवेशन उसने हासिल कर ली। इस वजह से वो बैठे बैठे काफी ज्यादा स्ट्रांग बनता जा रहा था। तब उसके पास भागते हुए एक सिपाही आता है और कहने लग जाता है, लॉर्ड, आपको पता है, जब से दुआ किंशु के हाथों प्रिंसेस के सामने बेइज्जत हुआ है, तब से उसने कमरे के अंदर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। अपने आप को बंद करके रखा है उसने। न वो कहीं आता है न कहीं जाता है। ऐसा लग रहा है कि कहीं अंदर मरमरा न गया हो बेइज्जती के मारे। डोंग कहने लग जाता है, हां, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उस लूजर किंशु के पास इतनी पावर होगी कि वो दुआ की ऐसी बेइज्जती करेगा। मैंने सुना है कि कितनी भयंकर बेइज्जती हुई है दुआ की सबके सामने। डोंग सिपाही से कहता है, मैंने तुम्हें काफी तैयार किया है, स्ट्रांग बनाया है। आज तुम्हारी पावर को टेस्ट करने की बारी आ चुकी है। तो तुम जाओ और एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। लोगन एक्शन। सिपाही कहने लग जाता है, लॉर्ड, मैं एक्शन तो ले लूं, लेकिन अभी भी दुआ काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उसे कैसे मारूंगा? डोंग कहने लग जाता है,
अरे, मैं तुझे दुआ से लड़े रहने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि तू जा और किंशु की जान ले ले, बुरी तरीके से मारना। यहां पर मैटर ये चल रहा है कि अगर किंशु मारा जाता है तो सारा इल्जाम दुआ के ऊपर जाएगा, जिस वजह से उसे सजा होगी और उसका रास्ता कट हो जाएगा। साथ ही किंशु को मार देने से वो मेरे रास्ते का कांटा भी नहीं बनेगा। साफ साफ पता चल रहा था कि डोंग दुआ से काफी ज्यादा नफरत करता है। साथ ही वो किंशु को भी छोड़ाना नहीं चाहता। लेकिन वो इतनी नफरत क्यों करता है, ये अभी हमें नहीं बताया गया। सिपाही डोंग से कहता है, लॉर्ड, आप तो बिल्कुल कमाल के बंदे हो। आप एक तीर से 2 निशाने करना चाहते हो। मैं अभी किंशु को मारने की कोशिश करूंगा। एक बार वो मर जाए तो दुआ अपने आप ही फंस जाएगा। और किंशु उतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 4थे लेवल पर है और मैं तो 6ठे लेवल पर मौजूद हूं। तो मेरे लिए उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। वो ये भूल रहा था कि किंशु ने अभी कुछ ही घंटे पहले अपना ब्रेक थ्रू किया है और अब वो बॉडी रिफाइनमेंट के 8वें लेवल पर पहुंच चुका है। डोंग सिपाही से कहने लगता है, देखो, अगर तुम ये काम करते हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड से मालामाल कर दूंगा। इतने पैसे और इतने कमाल के रिसोर्सेज दूंगा कल्टीवेशन के लिए कि तुम डूब जाओगे। वो सिपाही को एक पिल भी देता है। ये पिल तुम्हें 1 लेवल ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पार्टी DDH रहे हो तो इसे खा लेना। उसी वक्त तुम अपना 1 लेवल ब्रेक थ्रू कर जाओगे। उसके बाद आसानी से तुम किंशु को जान से मार सकते हो। जाओ, मुझे उम्मीद है कि जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है उसे तुम अच्छे से करोगे। सिपाही के जाने के बाद वहां एक दूसरा बंदा आ जाता है जो एक ओल्ड मैन था। वो डोंग से कहने लग जाता है, अगर तुमने इस सिपाही को जिंदा छोड़ दाज दिया तो आगे चलकर अगर ये सिपाही पकड़ुधा जाता है तो डर के मारे सबको सच्चाई बता देगा कि तुमने ही उसे किंशु को मारने के लिए कहा था। तुम बहुत बुरा फंस जाओगे। तुम्हें इसे ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। डोंग कहने लग जाता है, आपको क्या लगता है कि मैं इस सिपाही को ऐसे ही छोड़ दाज दूंगा? जो पिल मैंने इसे दी है उसे खाने के बाद कुछ मिनट के लिए उसकी पावर बढ़ेगी, लेकिन अगले ही पल उसके रिएक्शन की वजह से वो सिपाही मर जाएगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि इतनी छोटी बातों पर ध्यान न दूं। ओल्ड मैन कहने लग जाता है, अरे वाह, आप तो बिल्कुल कमाल के हैं। आप एक तीर से 3 शिकार करना चाहते हैं और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा हुआ है। आपके जैसा होशियार और दिमाग वाला बंदा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ हम किंशु को देखते हैं जो जंगल से होते हुए वो कहने लग जाता है, डेली ब्रेक थ्रू तो अच्छा है, लेकिन ये प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रहा है। मुझे एक लेवल ब्रेक थ्रू नहीं करना। मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं सीधे अलग अलग रियल्म ब्रेक थ्रू कर सकूं। मुझे पता है कि इसके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे सुप्रीम दंत्यायन ने मुझे किसी मून सेरेमनी में जाने के लिए कहा था, तो मैं जरा उसी को ढूंढ लेता हूं कि आखिर मून सेरेमनी होती कहां है, वहां जाऊं। हो सकता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो मेरा रियलम ब्रेक थ्रू करवा दे। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन तभी वहां वो सिपाही आकर पहुंच जाता है ताकि वो किंशु की जान ले सके। वो आते ही किंशु पर अटैक करने लग गया था। ये देखकर किंशु हैरान हो चुका था कि ये कौन है और ये अचानक मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है। मैं इसे जानता नहीं हूं, ना मेरा इसका कोई वास्ता है, फिर ये मुझे मारने क्यों आया हुआ है। वो सिपाही के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था ताकि समझ सके कि असल में ये है कौन। वो सिपाही से कहने लग जाता है, देख, तुझे पता है कि मैं सन ऑफ गॉड हूं। अगर तू मुझे मारेगा, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आखिर किसके अंदर जिगरा है जिसने तुझे मेरी जान लेने के लिए भेजा। आखिर कौन है वो जो सन ऑफ गॉड को मारना चाहता है। लेकिन वो सिपाही कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो कहने लग जाता है, तुम बस मरोगे और जो मरने वाला इंसान होता है उसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं होता। इसीलिए माफ करना दोस्त, तुम पता नहीं कर पाओगे कि मुझे किसने भेजा है और मैं यहाँ तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। वो किंशु के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लग गया था, लेकिन किंशु तब तक अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर ये है कौन। लेकिन जब वो बताने को तैयार ही नहीं था, किंशु भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक देकर सिपाही को उठाकर दूर फेंक देता। किंशु उसे कहने लग जाता है, अबे यार, तू यहाँ मुझे मारने आया, लेकिन देख, मैंने एक ही अटैक किया और तू इतना दूर जाकर फेंका। मजा नहीं आया दोस्त तेरे साथ फाइट करके। तू थोड़ा और अच्छे अटैक करके दिखा। ये देखकर सिपाही बिल्कुल हैरान रह चुका था। समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो सुना था कि किंशु बॉडी रिफाइनमेंट के 4थे लेवल पर, उसी की तैयारी करके मैं यहाँ आया। अब मैं देख रहा हूँ ये 7वें लेवल से भी आगे है। 6ठे लेवल पर तो मैं हूँ। अब मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक ये कर रहा है। इसका मतलब ये मुझसे भी आगे निकल चुका है। पर ऐसा कैसे हो। लेकिन देखते हैं वह बंदा हार ना मानते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए किंशु का ऊपर जैसे अटैक करता है तो किंशु अपनी थंडर की पावर से उसे लाइटनिंग झटका देता है तो वह बंदा फिर से ज़मीन में आकर गिरता है। फिर किंशु उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है,
बस तुम्हारा इतनी ही औकात था। फिर देखते हैं वह बंदा वही बंदा के दिए हुए पील को निकालते हुए खाते हुए फिर कहने लगता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे हाथों से कैसे बचते हो। फिर देखते हैं वह पील जैसे ही खाता है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वह लगातार अपनी सोर्स से वह किंसू के ऊपर अटैक करने लगता है। किंसू उसकी हमला से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है। फिर देखते हैं किंसू अपनी पावर को जैसे एक्टिवेट करते हुए हमला करने वाला होता है तो वह बंदा खुद ब ही खुद ज़मीन पर जा गिरता है। वह फिर देखते ही देखते वह बंदा की वहीं पर मौत हो जाता है। फिर हम किंसुक देखते हैं, वह हैरान होते हुए कहता है, अभी साला इसके साथ हुआ क्या यार, ये तो अपने आप ही मारा गया। लेकिन कोई ना, अच्छा हुआ मारा गया, नहीं तो मेरे को अपनी पावर फालतू वेस्ट करना पड़ता। फिर देखते हैं किंसु कुछ अपने मन में सोचने लगता है। फिर वह बंदा का चेहरा देखते हुए कहता है, अबे साला इसको भेजा कौन होगा बे। फिर उसे याद आता है कि उसका तो दुआ के साथ बहुत बड़ा पंगा हो चुका है, तो मुझे लगता है दुआ का बच्चा ही मुझे मारने के लिए यह एनिमी को मेरे पास भेजा है, मैं छोड़ूंगा नहीं वह दुआ के बच्चा को। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम डोंग को देखते हैं, उसे यह भी पता चल गया होता है कि वह उसका सिपाही मारा जा चुका है, तो वह कहने लगता है यह सिपाही तो बहुत बेकार निकला। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक किंसु इतना पावरफुल कैसे हो गया। फिर देखते हैं तभी वह ओल्ड मैन कहने लगता है, मास्टर आप मुझे इजाज़त दो, मैं उसे अभी मार कर आता हूँ। मैं उसे ऐसे कुत्ते की मौत मारूंगा कि उसका कोई आता पता नहीं चलेगा। और हाँ, सन ऑफ गॉड के पास एक टोकन होना चाहिए और इस सेक्ट में टोटल 9 सन ऑफ गॉड हैं। हम इन सब को मार कर इनका सब टोकन को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमको इनसे ऐसा पावर मिलेगा इस टोकन से कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कितना पावर मिलेगा। इसलिए डोंग किंसु को मारना चाहता है और डोंग भी एक सन ऑफ गॉड है, तो उसे मारकर उसका टोकन लेना चाहता है। फिर डोंग वह ओल्ड मैन से कहने लगता है कि तुम्हें उसे मारने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका दुश्मन बहुत सारे हो गए हैं, अब उसे मारने से कोई नहीं बचा सकता। तो गैस यहाँ से वो इस दूसरा हो गया है, तो प्लीज़ एडजस्ट मी। खैर छोड़ो, फिर यहाँ से सीन कट होता है। किंशु जो था जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था तब उसके सामने मोटू आता हुआ कहने लगता है कि गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो किंशु सवाल करता है कि अबे मोटू पगला गया क्या, क्या गड़बड़ हुई है ढंग से वो तो बता। जिस पर मोटू कहता है कि अरे वो प्रिंस है ना, प्रिंस यहाँ पर आ गया बड़े गुस्से में, वो सारी चीजें तोड़ फोड़ कर रहा है और उसको एंजेल चाहिए। वो एंजेल को लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है क्योंकि स्टैचू के बदले उसने आपको एंजेल दिया था, तो जब वो स्टैचू ही टूट गया तो अब यहाँ पर वो एंजेल को वापस लेना चाहता है। वो बड़ा गुस्से में है और आपसे हिसाब किताब भी लेगा। तो ये सुनकर यहाँ पर किंशु कहने लग जाता है कि अच्छा तो वो यहाँ पर एंजेल को लेने के लिए आया है, तो तुम इसके लिए परेशान क्यों हो, ये तो अच्छी बात है ना। एंजेल ने तो वैसे भी हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है और कितना परेशान करके रखी है हमें, तो मैं तो जा रहा हूँ उसका शुक्रिया करने के लिए। अगर वो यहाँ पर एंजेल को सही में ले जाता है तो तुम उसकी फिक्र मत लो, मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, मुझे तुमसे एक सवाल करना है, क्या तुम्हें पता है कि मून सेरेमनी कहाँ पर होती है और आखिर ये मून सेरेमनी है क्या? क्योंकि सुप्रीम दांतियान ने उसको कहा था कि उसका अगला टास्क रहेगा कि उसको मून सेरेमनी के अंदर जाना है। तो मोटू कहने लग जाता है कि मुझे मून सेरेमनी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन फेंगशान सेरेमनी के बारे में जरूर पता है। ये एंशिएंट ड्रैगन किंगडम वाले जो है ना, वो बहुत सारे डायनेस्टी जो हैं उन सभी के मेन लोगों को बुलाकर एक पार्टी रखते हैं और उसी को कहा जाता है फेंगशान सेरेमनी। तो शायद तुम इसी के बारे में पूछ रहे होंगे क्योंकि मुझे इसी के बारे में पता है। मून सेरेमनी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो किंशु कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब अंदर जाके देखा जाए कि अंदर मामला चल क्या रहा है। मोटू हैरान रह चुका था कि किंशु तो सीधा जा रहा है प्रिंस के पास, अब प्रिंस तो और ज्यादा भड़क जाएगा, उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहेगा। पर जैसे ये लोग कमरे के अंदर आए थे वहां पर तो अंदर का सामान उठकर बाहर फेंकाने लग जाता है। साथ ही साथ प्रिंस के जितने भी साथी वगैरह थे वो सभी भी उठकर बाहर फेंका चुके थे, जिनकी हालत बड़ी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। किंशु को समझ नहीं आता कि असल में यहाँ पर हुआ क्या, मामला यहाँ पर तो बिगड़ा हुआ लगता है। तब उसको सामने नजर आता है कि वहाँ पर वो प्रिंस मौजूद था जो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था उसी एंजेल के ऊपर। वो उससे कहने लग जाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे साथियों को मारा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मेरी गुलाम होकर मेरे ही साथियों के ऊपर हाथ उठाती है, तू आखिर गद्दारी कैसे कर सकती है मेरे साथ, तुझे मेरे साथ चलना होगा। लेकिन एंजेल को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहला जाती है कि गुलाम किसको बोला बे, अभी तेरा थोपड़ा तोड़ती हूँ। वो सीधा एक ही लात घसीट कर मारती है उस प्रिंस को कि प्रिंस सीधा जाकर गोल हो जाता है। एकदम दूर जाकर फेंका चुका था वो। किंशु ये चीज देखकर हैरान रह जाता है कि बाप रे, ये एंजेल तो बड़ी खतरनाक है। जब ये इतनी ज्यादा खतरनाक थी तो आखिर इस प्रिंस ने पकड़ा कैसे था इस एंजेल को। इसी के बाद थी ना एंजेल काफी टाइम से बड़ा हैरान कर देने वाली ये चीज है। तो
मोटू भी कहने लग जाते हैं कि हाँ, मैं भी यही सवाल का जवाब जानना चाह रहा था कि आखिर इसको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो जो पकड़ने जाता है वो तो उसकी हवा ही निकाल देती है, तो उसको पकड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। किंशु जो था वो यहाँ पर प्रिंस को उठाता है और उसको संभालने की कोशिश करता है कि क्या तुम ठीक हो। प्रिंस अभी यहाँ पर किंशु को पहचानता नहीं, क्योंकि सिर्फ उसको ना पता था कि किंशु ने उसको स्टैचू भेजा जो टूट गया, लेकिन उसने किंशु की कभी शक्ल नहीं देखी थी। इस वजह से वो किंशु को नहीं पहचानता और उसे कहना चाहता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे उठाने में हेल्प की, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर इस एंजल को ठीक नहीं रखने वाला। वो अपनी तुरंत पावर को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद एंजल से लड़ने के लिए वो जा चुका था। वो उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ, तुम मरोगे, तुम जैसे ही डीमन का मुकाबला करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो तो जैसे ही यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार ही था कि तभी बीच में किंशु आ जाता है और प्रिंस से कहने लग जाता है कि अरे अरे प्रिंस, आप बैठिए ना, आप तो इतने बड़े महान प्रिंस हैं, आपको ऐसे छोटे मोटे डीमन वगैरह से मुकाबला नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये एंजल किसी काम की नहीं है, आप चाहे तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सुनकर प्रिंस कहना चाहता है कि हाँ हाँ ब्रदर, तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसे बचकाने से फाइट नहीं करना चाहिए। मैं तो यहाँ पर किसी और मकसद से आया हुआ था कि आखिर वो किंशु बंदा जिसका नाम है वो है कहाँ पर, चाइना माल बेचता है, वो मुझे जैसे लेके गया, मैं उसकी स्टैचू वगैरह तो मेरे महल के अंदर जाते ही टूट गई और उस वजह से मेरे महल की 2 दासी थी, उसको बड़ी चोट लगी है। कहाँ मिलेगा वो चाइना माल बेचने वाला, मैं उसको बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। तो ब्रदर, तुम्हें पता है कि आखिर यहाँ पर किंशु नाम का बंदा कौन है, कहाँ मिलेगा वो मुझे? तो किंशु यहाँ पर कहने लग जाता है कि ब्रदर, मैं एक बात कहूँ तुमसे, जिस किंशु को तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। मैं हूँ किंशु। जो देखो तो प्रिंस की हालत खराब हो जाती है। वो उसे कहने लग जाता है कि तू है किंशु, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब से यहाँ पर मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहा था? इसका मतलब तू यहाँ पर मेरे सामने अच्छा बन के दिखा रहा था ताकि मौका मिलने के बाद तू मुझ पर अटैक कर सके। सच कह रहा हूँ ना मैं, यही था ना तेरा प्लान? तू यहाँ पर प्लान बनाकर मुझे मारना चाहता है। तूने मेरी फील्डिंग सेट करके रखी है, इसलिए अब मैं तेरी फील्डिंग सेट करूंगा। मैं यहाँ पर तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो अपनी स्वॉर्ड लिए पीछे पीछे बढ़ते हुए किंशु की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन बेचारा इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाता कि वो बढ़ते हुए सीधा एंजल के पास आ चुका है और वो एक ही घसीट कर फ्राई पैन उठाती है और ऐसा मुंह पर मारती है बेचारे प्रिंस के कि प्रिंस की तो हालत खराब हो चुकी थी। उसको दिन में तारे नजर आ जाते हैं। बेचारा धक्का खा के इतना अटैक जोर का वो जमीन पे गिर चुका था। एंजल किंशु से कहना चाहती है, किंशु तुमने दिमाग तो बड़ा बढ़िया लगाया, इसको बहराते हुए मेरे सामने भेज दिया और मैंने इसको एक ही अटैक करके ढेर कर दिया। बेचारा प्रिंस जो था वो बेहोश हो चुका था। कई घंटों के बाद उसको यहाँ पर हल्का हल्का होश आता है, तो यहाँ पर किंशु से कहना चाहता है कि अरे अरे प्रिंस उठ गए, जरा उठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाकर रखा हूँ, गरम गरम चाय है, इसको पी लो तो आपकी नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। वो प्रिंस उसे कहने लग जाता है, किंशु तूने यहाँ पर मुझे फील्डिंग सेट करके हराया ना, तो मुझे सामने से नहीं हरा सकता। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो सीधा सीधा आकर डुअल लड़ लेना, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम मुझसे मुकाबला कर 1 by 1 हो जाए। क्या कहता है, आजा, लड़ेगा क्या मुझसे? यहीं पर मैं तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो किंशु कहने लग जाता है कि नहीं नहीं प्रिंस, लड़ाई का हर टाइम इस्तेमाल नहीं किया जाता, हर चीज लड़ाई से सॉल्व नहीं होती है, कभी दिमाग भी लगाया जाए तो चीजें सॉल्व हो नहीं आसान हो जाती है। तो आइए ना बात करते हैं बैठ के। तो प्रिंस कहने लग जाता है कि बात करेगा, मैं तेरे से बात नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर तुझे काट कर रख दूंगा, तू बचेगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो पीछे से यहाँ पर एंजल एक और फ्राई पैन देकर मारती है कि वापस से प्रिंस के होश ठिकाने आ जाते हैं। वो कहता है कि ठीक है भाई, मैं तेरे से बात करने के लिए तैयार हूँ, पता कि यहाँ पर तू मुझसे क्या बात करना चाहता है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए, और वो भी 3 गुना, क्योंकि तूने जो स्टैचू दिया था ना उससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, मेरी इज्जत का कबाड़ा हो गया। लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं चाइना माल खरीदता हूँ किसी सस्ते डीलर से, इसलिए सारी चीज की भरपाई मैं करने वाला हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पता तू मुझे किस तरह से पैसे देगा? क्योंकि अगर 3 गुना पैसे देने के लिए तू तैयार है तो मैं यहाँ पर रिटर्न चला जाऊंगा। तो किंशु कहने लग जाता है कि आपने जरा मेरे रूल को पढ़ा नहीं होगा, मेरे पास ना 3 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी और 7 दिन की एक्सचेंज पॉलिसी थी, लेकिन आपने तो ज्यादा टाइम लगा दिया, 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पैसा वापस नहीं कर सकता, ना ही एक्सचेंज कर सकता हूँ। पर हाँ, आप यहाँ पर इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, इतने कमाल के प्रिंस है ना, तो मेरे पास इसका दूसरा कोई सॉल्यूशन जरूर है। मैं उस सॉल्यूशन के जरिए आपका जो पैसा है ना वो आपको लौटा दूंगा, तो आप उसका इंतजार करना। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है, उम्मीद है कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। अगर मेरे सवालों का सही सही जवाब देते हैं तो मैं यहाँ पर आपको वो सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि किस तरह से मैं आपको पैसे देने वाला हूँ। तो प्रिंस कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम मुझे बस यहाँ पर पैसे दे देना, और जो भी तुम सवाल पूछना चाहो ना, मुझे उसका जवाब पता होगा तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। तो किंशु कहना चाहता है कि ठीक है, मैं तुमसे सवाल करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ ना कि आखिर ये जो मून सेरेमनी है ना वो कहाँ होती है, कहाँ पर हो रही है ये मून सेरेमनी? क्योंकि तुम एक प्रिंस हो तो तुम्हें इन सब चीजों के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से पता होगी, तो मैं तुमसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिंस कहने लग जाता है कि मून सेरेमनी तो ऐसा नहीं है, पहले यहाँ मून सेरेमनी हुआ करती थी, पर अब फेंग शान सेरेमनी होती है। बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टी के बंदे आते हैं, उन सभी को आपस में इकट्ठा किया जाता है और उनसे फेंग शान सेरेमनी बनाई जाती है। तुम जिसको मून सेरेमनी कह रहे हो ना, पहले मून सेरेमनी
कहा जाता था, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया है फेंगशान सेरेमनी के अंदर। मुझे इतना ही पता है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकता मैं। उम्मीद है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम समझ गए होंगे। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर जो भी है ना, सिर्फ रिस्पेक्टेड बंदे जा सकते हैं उस सेरेमनी के अंदर। कोई भी एरागरा अंदर नहीं जा सकता। मेरे जैसे रिस्पेक्टेड बंदे ही अंदर जा पाएंगे। हम लोगों को ही परमिशन मिलती है, बाकी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है अंदर। तो ये सुनकर किंशु सोचने लग जाता है कि अच्छा, तो तभी यहाँ पर मुझे नहीं पता चल रहा था कि आखिर मून सेरेमनी है कहाँ पर, क्योंकि मून सेरेमनी तो है ही नहीं, उसका नाम बदल दिया गया है। अब इतनी सी सेरेमनी ढूंढने के लिए मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, पर अब फाइनली मुझे यहाँ पर ये मिल गया है ना। अब मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर मुझे किस तरह का काम करना है जिसकी मदद से मेरा ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन किंशु जो था वो मून सेरेमनी में जाने के लिए निकल चुका था और उसको किसी भी हालत में उसके अंदर जाकर ही रहना है। लेकिन वो जो प्रिंस था वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये मून सेरेमनी के अंदर जाकर क्या करेगा। वैसे भी इसको एंट्री नहीं मिलने वाली, और अगर एंट्री मिल भी जाती है तो वहाँ पर ऐसा थोड़ी ना कोई हलवा बंट रहा है जो उसको लेने के लिए जाएगा। लेकिन हाँ, उसको याद आता है कि अरे किंशु तो जा रहा है, उसने मुझे सॉल्यूशन बताया नहीं कि वो किस तरह से मुझे पैसे देने वाला है। इस वजह से वो किंशु को रोकते हुए कहता है कि ओए ओए किंशु, रुक जा, मुझे पहले सॉल्यूशन तो बता कि तू मुझे कैसे पैसे देगा। मैं पैसों के लिए यहाँ पर आया था कि तुझसे सारे पैसे ले सकूं, वापस तो मुझे पैसे चाहिए, तो ऐसे मुझे पैसे दिए बगैर नहीं जा सकते। तो ये सुनकर किंशु कहना चाहता है कि अच्छा हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि मुझे तुम्हें पैसे भी देने हैं। हाँ, मेरे पास है ना तरीका कि किस तरह से मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना थंडर अटैक रेडी करता है और एक भयंकर अटैक देकर मार देता है उसी प्रिंस के ऊपर। तो जैसे ये अटैक लगा था प्रिंस को, प्रिंस की हालत खराब हो जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लग गया था। वो चिल्लाते चिल्लाते कह रहा होता है कि ये क्या है, ये तुमने क्या किया, तुम मेरी जान लेना चाहते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? तो किंशु कहने लग जाता है कि यार मेरा तरीका तो यही है, मैं इसी तरह से किसी का भी हिसाब किताब पूरा करता हूँ और यही सॉल्यूशन था मेरे पास तुम्हें देने के लिए। क्योंकि मैंने जो स्टैचू बेचा था ना वो बहुत कमाल का था, बिल्कुल भी चाइना माल नहीं था, वो एकदम टॉप क्वालिटी के मटेरियल से मैंने उसको बनाया था। लेकिन तुमने हर जगह पर धंधा पीट दिया है कि मैं यहाँ पर चाइना माल बेचता हूँ। अब यहाँ पर मेरा सामान कौन खरीदेगा? मैं आगे किसी को स्टैचू भी नहीं बेच सकता। तुम्हारी वजह से मेरे बिजनेस का इतना नुकसान हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 3 गुना पैसे दूंगा? अबे 3 गुना मारूंगा मैं तुझे, जितना मैंने मारने का सोचा था तुझे उससे अब 3 गुना ज्यादा मारने वाला हूँ। इसलिए प्रिंस बाय बाय, अब तू बचेगा नहीं, मैं तेरी जान ले लूंगा। वो इसके बाद और भी कई सारे अटैक प्रिंस के ऊपर करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक अटैक करते हुए वो यहाँ पर उसकी हालत खराब कर चुका था। प्रिंस कह रहा होता है कि नहीं छोड़ दे मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तू मुझे पैसा मत देना, मैं ही तुझे पैसा देने के लिए तैयार, और बस तू मेरी जान बख्श दे और इस मैटर को शांत कर दे। लेकिन किंशु यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। उसने मन बना लिया था कि अब वो यहाँ पर इस प्रिंस को छोड़ेगा नहीं। बड़ी बेइज्जती कर ली उस प्रिंस ने उसकी। अब यहाँ पर प्रिंस की बारी खत्म है। तो यहाँ पर एक के बाद एक अटैक करते हुए वो प्रिंस की हालत खराब कर चुका था। बेचारा प्रिंस अधमरा हो गया होता है, उसके अंदर जान ही नहीं बची थी कि वो यहाँ पर अब कुछ कर सके। पर जैसे ही किंशु यहाँ पर मार मार कर उसकी जान का ले लेता है कि मोटू जो होता है वो किंशु से कहने लग जाता है कि किंशु नहीं, रुक जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर प्रिंस ये मर गया ना तो बहुत बड़ा मैटर क्रिएट हो जाएगा। इसके डायनेस्टी वाले लोग हमें आकर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे वैसे भी लगे पड़े हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। अब हम यहाँ पर एक और मुसीबत अपने गले नहीं ले सकते। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो हमने इतना तो इसकी हालत खराब कर दी है, अब इसको छोड़ देना ही बेहतर होगा। तो किंशु कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, इसको बांध के रखना और इसको कालगोटरी के अंदर बंद कर दे। अगर इसके महल वाले लोग कहते हैं ना कि उन्हें प्रिंस वापस चाहिए तो उनसे फिरौती की रकम मांगना, और बहुत सारी मांगना। जब तक कि वो मेरे डिमांड को पूरा नहीं करते तब तक मैं उसको छोड़ने नहीं वाला हूँ। अब मेरा बिजनेस का नुकसान हुआ है, उसकी रेपुटेशन गई है, तो इतने पैसे कमाऊंगा कि जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा। मैं धंधा ही नहीं करने वाला आगे से। मेजर बिन्स की एकदम हालत खराब हो चुकी थी। एंजेल जो होती है वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि अरे वाह, क्या दिमाग लगाया किंशु ने। उसने तो पूरी तरह से बेचारे प्रिंस को अधमरा कर दिया। उसे तो बहुत मजा आ रहा था ये चीज को देखकर, लेकिन बेचारे प्रिंस को कुछ भी मजा नहीं आ रहा था। उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी और वो बस उसके अंदर जान बची, लेकिन हालत तो उसकी पूरी खराब हो ही चुकी थी। इतना कहने के बाद किंशु जो होता है वो तो वहां से चला जाता है, और उसके जाने के बाद मोटू आकर देख रहा था प्रिंस को कि प्रिंस तुम ठीक हो ना, या फिर तुम मर गए? जिंदा ही रहना तुम, वरना मुसीबत हो जाएगी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर डोंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि ओल्ड मैन ने आकर उसको बता दिया था कि किंशु तो यहाँ पर मरा नहीं, उल्टा उसने प्रिंस को ही ऐसा मारा कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बड़ी बेरहमी से उसने प्रिंस की हालत खराब कर दी है। यहाँ पर डोंग को यकीन ही नहीं होता कि यार मेरा सारा प्लान फेल कैसे हो गया। तभी मैंने सिपाही को भेजा था उस किंशु को मारने के लिए, वो तो किंशु को मार ही नहीं पाया। उल्टा अब मैंने यहाँ पर सोचा कि प्रिंस उसको मार देगा। प्रिंस की तो ऐसी हालत हो गई कि अब वो अधमरा हो चुका है। ओल्ड मैन उसे कहता है कि डोंग प्रिंस अधमरा ही नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पर किंशु ने तो अलग ही दिमाग लगाया। उसने उसको पकड़ लिया है और अब वो प्रिंस के महल वालों से ही फिरौती की रकम मांग रहा है उस प्रिंस को छोड़ने के लिए। तो मैंने पहले भी सोचा था कि किंशु ना इतनी मामूली चीज नहीं है, हम उसको इतनी आसानी से नहीं मार सकते। अगर किंशु का कुछ करना है, उसको रास्ते से हटाना
जाना है ना, तो हमें बहुत बढ़िया वाला प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक हमारे पास ठीक प्लान नहीं होता है ना, तब तक हम किंशु को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। तो ये सुनकर यहाँ पर डोंग आ जाता है कि ठीक है, अगर ये किंशु इतना ही ज्यादा खुद को होशियार समझता है ना, तो मैं भी देखता हूँ कि उसकी होशियारी कहाँ तक चलती है। आज तक की मैं कभी हारा नहीं हूँ, ना ही इस किंशु के मामले में हारूंगा। मैं किंशु की जान लेकर ही रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। किंशु बेटा, जितना तू खुश होना है ना, उतना खुश हो ले, क्योंकि तेरी उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। तू मरेगा, वो भी मैं ही मारूंगा। तो गाइस यहाँ से भी वॉइस चेंज है, तो प्लीज़ इग्नोर मी। खैर छोड़ो, फिर हमें कुछ दिन का बाद सीन को दिखाया जाता है डोंग और वह ओल्ड मैन को। फिर ओल्ड मैन डोंग को बताने लगता है, मेरे सोच से भी वह ज़्यादा पावरफुल निकला। अब मुझे लगता है कि किंशु को मारने के लिए हमें अंकल किन का यूज करना चाहिए, क्योंकि वह डिवाइन डायनेस्टी से है, तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वह आसानी से किंशु को मार सकता है। फिर वह डोंग कहने लगता है कि तुम फिक्र ना करो, अभी तुम शांत रहो, अब तुम तमाशा देखो बैठकर आगे क्या क्या होता है। यह बोलते ही यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम किंशु और एंजल और मोटू को देखते हैं, जो कि मोटू 7 आइसलैंड के गेट के सामने लाया होता है और वह 7 आइसलैंड का गेट को पेंटिंग गेट भी कहा जाता है। फिर मोटू वह 7 आइसलैंड के बारे में बताने लगता है कि यह 7 आइसलैंड हवा में बने हैं और हर आइसलैंड का अपना एक टेक्निक होता है और वह टेक्निक बहुत अत्यंत पावरफुल और टिकाऊ होता है। और यह 7 आइसलैंड का गेट को पेंटिंग गेट कहा जाता है, जो कि यह 7 आइसलैंड का मुख्य गेट है और हर एक आइसलैंड में एक एंसेस्टर होता है और 7 आइसलैंड में एक गॉड की स्वॉर्ड है, जो कि पावरफुल और बुद्धिमानता ही कल्टीवेटर प्राप्त कर सकता है और वह गॉड की स्वॉर्ड को आज तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। और यह भी कहा जाता है कि यह 7 आइसलैंड में सन ऑफ गॉड का 3 पुत्र रहते हैं और वह तीनों पुत्र को किसी एंसेस्टर ने डायरेक्ट अपना डिसाइपल बना लिया है और वह सन ऑफ गॉड का तीनों पुत्र को यह भी अनुमति मिल गया है कि वह 7 आइसलैंड में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना कल्टीवेशन। फिर हम किंशु को देखते हैं, वह कुछ सोचते हुए कहने लगता है, क्या ऐसा है क्या? फिर मोटू कहने लगता है कि हम यह शैतानी एंजल लड़की को क्या करें? फिर किंशु को सोचने लगता है। फिर मोटू फिर से कहने लगता है कि हाँ, क्यों ना इसे इसका घर ही पहुंचा दें। फिर किंशु कहता है, नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस एंजल लड़की को उसके घर पहुंचा सकूं। फिर मोटू कहने लगता है कि हाँ, अब हम लेकिन सेंजी से अब एक भी पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि उससे लेकर पैसा बहुत सारा हम बर्बाद कर दिए हैं और हम हवेली में भी हमारा लंबे समय तक खराब स्थिति में है। फिर तभी अचानक एंजल कहने लगती है कि हाँ, तुम सभी किंजी से उधार नहीं ले सकते। फिर किंशु कहने लगता है, हम उससे क्यों उधार नहीं ले सकते? फिर वह एंजल लड़की कहने लगती है कि मैं उससे क्योंकि बहुत सारा पैसा ली हूँ और उससे मैं 14 गॉड पिगडल यानी कि 14,000 ली हूँ। फिर हम किंशु को देखते हैं, वह यह सुन के उससे हार्ट अटैक आने लगता है। अपने छाती में हाथ रखते हुए कहने लगता है, क्या तुम तो एक शैतान हो? तुम्हें श्री किन बिना किसी हिचकिचाहट के आपको इतना सारा पैसा कैसे दे सकता है? फिर एंजल फिर से कहने लगती है, और हाँ, मैंने उसे उधार तुम्हारे नाम में लिखवा दी है। यह सुन के तो किंशु को एक और बड़ा झटका लगता है। फिर हम देखते हैं वह तीनों ऐसी बात कर ही रहे होते हैं, तभी दूर एक आइसलैंड में कुछ एनर्जी पर्पल कलर की दिखने को मिलता है। फिर देखते हैं वहाँ कुछ डिसाइपल आते हुए कहने लगते हैं, या तो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह एनर्जी मून फ्लोटिंग आइसलैंड से आ रहा है। क्या लुविंग लाओजियो क्या कुछ करने वाले हैं क्या? फिर दूसरा डिसाइपल कहने लगता है, यूविंग लाओजियो नहीं, यह गॉड के 3 पुत्र हैं। इससे पहले वह तीनों मून गॉड के आइसलैंड में थे और वह तीनों, मुझे लगता है कि वह द्वीप को छोड़ना चाहते हैं और मैंने सुना है कि उनकी कल्टीवेशन बहुत भयानक हो चुका है और वास्तव में उनकी बॉडी एक नेचुरल मून स्पिरिट बॉडी तक पहुंच चुका है। फिर हम किंशु को देखते हैं, वह ऊपर देख ही रहा होता है, तभी दातियान समन होता है। वह आते ही कहने लगता है कि तुम्हें टेम्परेरी एक टास्क दिया जा रहा है। टास्क यह है कि तुम्हें मून पैलेस जाना है और वहाँ तुम्हें एक खास डिसाइपल बनना है। यह करने से तुम्हें खास रिवॉर्ड मिलेगा। फिर किंशु कहने लगता है कि मुझे तो वहाँ जाने का रास्ता ही पता नहीं है। यह कहते साथ ही हम देखते हैं वहाँ गॉड का तीसरा पुत्र आ जाता है। आते साथ ही वहाँ सभी डिसाइपल
वेलकम करने लगते हैं और सभी कहने लगते हैं आपकी शक्ति अद्भुत है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर एक डिसाइपल कहने लगता है कि गॉड का तीसरा पुत्र यूलिंग, आपका तो बेमिसाल पावर है, विश्व में से सबसे पहला नंबर में आने लायक हो। फिर हम किंसुक देखते हैं, वह गॉड का तीसरा पुत्र को देखते हुए कहने लगता है यह लोग तो बस दिखावा कर सकते हैं। फिर गॉड का तीसरा पुत्र के बगल वाला बंदा किंसु और एंजल को देखते हुए कहने लगता है यह लोग तो अभी तक गॉड का तीसरा पुत्र के सामने घुटने भी नहीं टेके हैं। फिर वह गुस्से से कहने लगता है तुम लोग कर क्या रहे हो, घुटने जल्दी से टेको, मरना चाहते हो क्या। फिर यह सुन मोटू कहने लगता है गुस्से से यह भी सन ऑफ गॉड का पुत्र है, यह घुटना क्यों टेके। फिर हम गॉड का तीसरा पुत्र को देखते हैं जिसका नाम ली बाई होता है। वह किंसुक देखते हुए कहने लगता है ओ गॉड का 18वां पुत्र, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर ली बाई किंसु का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है तुम हमेशा की तरह अभी भी कचरा हो और कचरा ही रहोगे। फिर किंसु लीवाई से कहने लगता है कि तुम मुझे आइसलैंड पर क्यों नहीं आमंत्रित करती हो। फिर लीवाई कहने लगता है वैसे भी हम सब तो ईश्वर के ही संत हैं और मैं तुम्हें एक ही शर्त पर आइसलैंड पर ले जाऊंगा, अगर तुम गॉड का स्वॉर्ड दे देते हो तो तुम्हें मैं आइसलैंड पर जरूर ले जाऊंगा। फिर किंसु कहने लगता है ठीक है, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो ले लो। फिर किंसु सोचते हुए अपने मन में कहने लगता है मैं तो जानता तक नहीं हूँ कि वह गॉड का स्वॉर्ड कहाँ है, तो यह बेवकूफ मुझसे कहाँ ले पाएगा गॉड का स्वॉर्ड। फिर लीवाई किंसु से कहने लगता है कि अगर तुम अपने पैरों से आइसलैंड पर आ जाते हो तो मैं एक बार जरूर सोचूंगा यहाँ का एक सदस्य बनाने के लिए। वह इसलिए कह रहा था क्योंकि किंसु उड़ नहीं पाता और आइसलैंड ऊपर है। फिर लीवाई कहता है चलो ठीक है फिर ऊपर मिलते हैं, यह कहते साथ ही लीवाई वहां से चला जाता है। फिर वहां कुछ डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहने लगते हैं कि गॉड का 18वां पुत्र तो उड़ भी नहीं पाता तो वहाँ कैसे पहुंच पाएगा। फिर हम किंसुक देखते हैं वह मोटू के पास जाते हुए उसे कुछ प्लान बताते हुए वहां से दौड़कर वहां से एक बड़ा जंप लगा देता है। फिर हम मोटू को देखते हैं वह अपनी पावर की मदद से वहां कुछ पत्थरों को उठाकर किंसु की तरफ फेंकने लगता है तो किंसु वह पत्थर की मदद से और ऊपर की ओर जाने लगता है। फिर वहां का डिसाइपल किंसु को ऐसा करता देख वह कहने लगते हैं कि यह तो पागलपन पूरी तरह से है, वहां पहुंचाना असंभव है। और कुछ डिसाइपल तो किंसु का मजाक भी उड़ाने लगते हैं, लेकिन उन लोग का जानते हैं कि किंसु कोई अब नॉर्मल बंदा नहीं रहा। फिर हम किंसु को देखते हैं वह ऊपर पहुंचने वाला होता है लेकिन पहुंच नहीं पाता, वह नीचे गिरने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि अब वह ऊपर नहीं जा पाएगा। और वहीं ऊपर लीबाई को देखते हैं वह मन ही मन कहने लगता है यह निकम्मा से यह नहीं हो पाएगा, फिर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक मोटू आ जाता है और किंसु को तुरंत ऊपर की ओर फेंक देता है तो किंसु फाइनली ऊपर पहुंच जाता है आइसलैंड पर। फिर हम सभी डिसाइपल को देखते हैं किंसु को ऊपर पहुंचता देख उनका सबका मुंह खुला खुला रह जाता है। फिर हम किंसु को देखते हैं वह ऊपर फाइनली पहुंच जाता है तो दातियान मून पैलेस स्काई आइसलैंड में सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए बधाई देने लगता है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर सन गॉड बॉडी टेक्निक दे देता है। यह टेक्निक पा के किंसु खुश हो जाता है। फिर किंसु मन ही मन कहने लगता है यह तो सन गॉड बॉडी टेक्निक है, यह तो सबसे पावरफुल में से एक टेक्निक माना जाता है। फिर लीबाई किंसु के पास जाते हुए कहने लगता है तुम गॉड के 18वां पुत्र, यहाँ तक तुम फाइनली पहुँच ही गए। फिर किंसु कहने लगता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यहाँ तक कोई भी ना आना चाहे, यहाँ की एनर्जी तो एकदम प्योर और नेच्योर है और भरपूर मात्रा में है और सामान्य स्थानों से यहाँ 10 गुना ज़्यादा अधिक एनर्जी है। फिर लीबाई कहने लगता है सिर्फ सोचने से क्या फ़ायदा, अभ्यास करने के लिए आइसलैंड पर जा पाओगे तब ना, तुम्हें सबसे पहले किसी एंसेस्टर का डिसाइपल बनना होगा तभी तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर हम देखते हैं लीबाई के बगल वाला डिसाइपल कहने लगता है 18वां गॉड का पुत्र जिसके शरीर और जीवन जटिल है, मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रभु से मदद ले लो, नहीं मुझे डर है कि तुम्हें इस जीवन में कभी भी उस आइसलैंड पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। फिर किंसु एटीट्यूड से कहने लगता है इस तरह से तो मैं इसका नौकर कहलाऊंगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगा सब कुछ। किंसु का यह कहते साथ ही एटीट्यूड से कहने लगता है हे गॉड का तीसरा पुत्र, आपका चमचों को ख्याल रखो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर लीवाई कहने लगता है
बकवास करना बंद करो, अच्छा यही होगा कि तुम गॉड का स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दो। फिर किंसु कहने लगता है नहीं दूंगा, क्या कर लोगे। फिर लीवाई कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बात करने की। फिर देखते हैं किंसु साफ साफ बता देता है कि मुझे गॉड का स्वॉर्ड नहीं पता। फिर लीवाई कहने लगता है कि क्या तुम यह स्वॉर्ड को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। फिर लीवाई का चेला कहने लगता है गॉड के तीसरे बेटे के सामने झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, यह बोलते ही किंसु के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन देखते हैं उसका पंच किंसु को लग पाता। किंसु अपनी पैर से वह बंदा को रोकते हुए दोबारा ही उधरी फेंक देता है। फिर देखते हैं वह बंदा गुस्से से उठते हुए कहने लगता है तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। फिर देखते हैं वह अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए फिर से कहने लगता है मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मुझ पर धिक्कार है। फिर देखते हैं वह बंदा अपनी पावर से वहाँ एक बॉल क्रिएट कर लेता है। फिर वह बॉल से किंसु पर हमला कर देता है तो किंसु कहने लगता है तुम जैसे कुत्तों को मारना इतना भी बड़ी बात नहीं। वह अपनी पावर से एक स्पिरिचुअल बिस्ट समन करते हुए वह बॉल की तरफ थ्रो कर देता है तो देखते हैं वह बिस्ट वह बॉल को वहीं खत्म कर देता है। फिर किंसु कहने लगता है एटीट्यूड से तुम्हारी इतनी हिम्मत की सन ऑफ गॉड के ऊपर अटैक करने की, आज तुम्हें मैं सबक नहीं सिखाया तो मैं भी सन ऑफ गॉड नहीं। यह कहते साथ ही देखते हैं वही बिस्ट से वह बंदा के ऊपर हमला कर देता है। फिर देखते हैं किंसु फिर से एटीट्यूड से कहने लगता है मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि केयरफुल रखना अपने पालतू कुत्तों को। यह सुनकर तो ली बाई गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन किंसु देखते हैं यह देखकर भी किंसु कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वह कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम्हारे कुत्ते की तरह तुम्हें भी सबक सिखाना होगा। यह सुनकर ली बाई और गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को जैसे ही एक्टिवेट करता है तो देखते हैं आसमान में पूरी ब्लैक बादल होने लगता है। फिर वहाँ कुछ डिसाइपल बात करने लगते हैं कि यह तो सन ऑफ गॉड का तीसरा पुत्र का मून स्पिरिट बॉडी है, इससे तो यह बंदा बिल्कुल नहीं बच सकता। फिर मोटू कहने लगता है यह बंदा तो पूरी तरह से पागल हो गया है क्या, यह तो अपनी मून एज डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है, यह तो हेवन एंड अर्थ को भी बदल सकता है। फिर किंसु के लिए परेशान होते हुए कहने लगता है कि अब पता नहीं गॉड का 18वां पुत्र वह अटैक से कैसे बचेगा। फिर किंसु के अंदर वह दातियान किंसु से कहने लगता है यह तो बहुत पावरफुल लग रहा है, पता नहीं मैं तुम्हें इस पावर से प्रोटेक्ट कर पाऊंगी या नहीं। दातियान यह कह ही रहा होता तभी किंसु सामने देखता है आसमान में तो वहाँ बहुत बड़ा मून होता है। फिर मून के सामने ली बाई आते हुए देखते हैं अपनी पावर से किंसु को घुटने में लाने लगता है तो किंसु कहने लगता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे घुटने में टेक सको। यह कहते साथ ही किंसु जैसी अपनी सन गॉड बॉडी को एक्टिवेट करता है तो देखते हैं वहाँ सभी तरफ रोशनी ही रोशनी फैलने लगता है। फिर किंसु का पावर जैसे ही आसमान में जाके टकराता है तो वह काला बादल वहाँ से हट जाता है। फिर ली बाई को देखते हैं हम, वह तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वह कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम कुछ डिसाइपल को देखते हैं वह अपनी आंख बंद करते हुए कहने लगते हैं हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। फिर एक डिसाइपल कहने लगता है क्या यही है वह लेजेंडरी एंशियंट सुपर बॉडी, मैं तो इसे बस सुना था आज देख भी लिया। फिर मोटू कहने लगता है गॉड के 18वां पुत्र के पास तो बहुत पावर है, इसके पास तो सन गॉड बॉडी है, यह ग्रेड है, इसका कॉम्पीट करने वाला इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा। फिर ली बाई कहने लगता है वह तो मेरा बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर किंसु एटीट्यूड से कहने लगता है अब तुम घुटने में आने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ली बाई देखते हैं वह तो हिल भी नहीं पा रहा होता है। वह कहने लगता है यह कैसा जादू है। लेकिन ली बाई हार ना मानते हुए अपनी पूरी दम लगाते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। फिर देखते हैं वह अपनी पावर को अनलीज करता है। फिर गुस्से से किंसु को खत्म करने के लिए अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल फार्म अटैक को क्रिएट करता है। लेकिन देखते हैं किंसु के ऊपर ली बाई हमला कर पाता तभी वहाँ एक एंसेस्टर अपीयर होता है। यह एंसेस्टर का नाम हमें बताया जाता है यांग मिंग और यह 7 आइसलैंड में से एक एंसेस्टर है। फिर देखते हैं वहाँ का कुछ डिसाइपल कहने लगते हैं यह तो यांगजी वुगोंग आइसलैंड का एंसेस्टर है। फिर हम ली बाई को देखते हैं वह एंसेस्टर को होते हुए भी किंसु के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन देखते हैं ली बाई का अटैक किंसु को लगने के बजाय वहीं दूसरी तरफ जा लगता है। फिर ली बाई को देखते हैं वह तुरंत एंसेस्टर के सामने झुक जाता है। फिर हम किंसु को देखते हैं वह अपने मन ही मन कहने लगता है तभी मैं सोचूं जब यह बूढ़ा यहाँ आया तो मुझे इतना टेरिफाइंग ऑरा कैसे महसूस हो रहा है, यह तो एक एंसेस्टर निकला। फिर एंसेस्टर कहने लगता है तुम ही हो गॉड का 18वां पुत्र
डिवाइन सन, और तुम तो सन गॉड बॉडी भी प्राप्त कर लिए हो। अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ आ चुका हूँ और मैं तुम्हें यांग झील के टापू में प्रैक्टिस करने का अनुमति भी दे रहा हूँ। जब चाहो तब प्रैक्टिस करने जा सकते हो। फिर वहाँ की कुछ डिसाइपल कहने लगते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह बंदे को बचाने के लिए यह एंसेस्टर भी यहाँ आ जाएगा। फिर लीवाई सोचने लगता है कि एंसेस्टर कहाँ से आ गया, मेरा पूरा खेल खराब कर दिया, नहीं तो अभी गॉड का 18वां पुत्र को यहीं दफना दिया होता। फिर एंसेस्टर किंसू से कहने लगता है, गॉड का 18वां पुत्र चलो मेरे साथ। यह सुनकर तो किंसू घबराने लगता है। वह मन ही मन कहने लगता है, क्या एंसेस्टर मेरे को कुछ सजा देने वाले हैं क्या? देखते हैं किंसू यह सोच ही रहा होता है, तभी एंसेस्टर वहां से चला जाता है और किंसू को अपने पावर से वहां से ले जाने लगता है। तो किंसू अपने फ्रेंड को जाते हुए कहने लगता है, दोस्तों फिर मिलेंगे। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हमें यंग फ्लोटिंग आइसलैंड को दिखाया जाता है। फिर हमें वहाँ का एंसेस्टर और किंसू को दिखाया जाता है। किंसू वह एंसेस्टर के सामने ग्रीट करते हुए कहने लगता है, एंसेस्टर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? फिर एंसेस्टर कहने लगता है, तुम्हारे पास तो सन गॉड बॉडी है और सियांग तियान जियांग होली लैंड से संबंधित है, और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम्हारी पावर और स्किल सबसे अलग है। देखते हैं यह कहते साथ ही एंसेस्टर अपने पास से एक टोकन निकालते हुए किंसू को देने लगता है। यह टोकन यंग जीफ लैंड का टोकन है। अगर किंसू ने यह टोकन को एक्सेप्ट किया तो किंसू यंग जीफ लैंड का लीडर बन जाएगा। फिर किंसू कहने लगता है, एंसेस्टर यह थोड़ा जल्दबाजी नहीं हो रहा है? फिर किंसू अपने मन ही मन कहने लगता है कि यह एंसेस्टर मुझे लीवाई से पीटने से बचाया और मुझे यहाँ खुद ही लेकर आया, और यह एंसेस्टर इतने मेरे ऊपर दयालु क्यों हो रहा है? फिर एंसेस्टर कहने लगता है कि तुम कई सालों से एक कमजोर की तरह रहे हो और तुम अपनी कमजोरियों की चिंता ना करो, तुम बस अपनी प्रैक्टिस में ध्यान दो। फिर किंसू देखते हुए वह टोकन को एक्सेप्ट करते हुए वहां से चला जाता है। फिर एंसेस्टर ऊपर देखते हुए कहने लगता है, मेरे पुराने दोस्त, मैं इसे इसकी पावर लेवल के हिसाब से मैं एक लैंड का लीडर बना दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे और आपका बच्चा आपकी तरह सन गॉड बनेगा, और आपका बच्चा के स्टाइल तो आपकी जैसा है। गाइस हमको लगता है कि किंसू का पिताजी कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं है, तभी नहीं एंसेस्टर भी प्रे कर रहा है कि आप खुश होंगे या नहीं। एंसेस्टर भी डर रहा है, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना पावरफुल होगा किंसू का पिताजी। फिर यह बोलते ही यहाँ से सीन कट होता है। फिर हमें जिनसेन टेम्पल को दिखाया जाता है। फिर वहीं हमें डोंग और वर्ल्डमैन को दिखाया जाता है। फिर डोंग कहने लगता है, गॉड का 18वां पुत्र के पास सच में एक ट्रम्प कार्ड था, मैंने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अपना ट्रम्प कार्ड यूज करेगा। फिर ओल्डमैन कहने लगता है, उसने ना केवल लीवाई को चल ही दिया सीधा। फिर डोंग कहने लगता है, और वह यांग विंग एंसेस्टर तो सीधा उसे एक लैंड दे दिया और उसे पता नहीं कहाँ पर छिपा दिया है। हमको यह भी पता नहीं है कि वह कौन सा लैंड दे दिया है उससे। फिर वह वर्ल्डमैन कहने लगता है, हाँ आखिर यांग विंग वह एंसेस्टर किंसू को कितना भी ना छुपा ले, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और हे गॉड का पुत्र, तुम्हारे पास तो भी एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है, उसे क्यों ना यूज करके उसे खत्म कर दें। और किन ने कहा था कि उसने सारे खेल अरेंज कर दिया है किंसू के लिए, वह तो अब बच नहीं सकता, अब खेल शुरू ही होने वाला है। फिर वह ओल्ड मैन डोंग से इजाजत लेते हुए कहने लगता है, क्या हम यह खेल को शुरू कर सकते हैं? फिर डोंग कहने लगता है, रुको जरा, सब्र करो, अभी हमें कोई जबरदस्ती नहीं है, अभी तो गॉड का 18वां पुत्र का लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल होने वाला है, बस हमें वही का इंतजार करना है और वहाँ दखल देना है। गॉड का 18वां पुत्र वह आइसलैंड का लीडर होने का लायक नहीं है, बस हमें किसी तरह उसे खत्म करना है, भले ना हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसको खत्म ही करेंगे, अब खेल शुरू ही होने वाला है। यह कहते ही यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम लीवाई देखते हैं, वह एक स्पिरिचुअल टाइगर के साथ अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है। देखते हैं वह स्पिरिचुअल टाइगर अपनी पूरी दम लगाकर लीवाई के ऊपर हमला करता है, लेकिन लीवाई बहुत आसानी से बच रहा होता है। लेकिन देखते हैं वह स्पिरिचुअल टाइगर हार न मानते हुए लीवाई पर फिर से हमला करता है, तो लीवाई अपनी शॉट की मदद से रोकते हुए वह टाइगर को पीछे को ढकेल देता है। देखते हैं इस बार वह टाइगर गुस्से से रोर करने लगता है और लीवाई को खत्म करने के लिए अपना फाइनल अटैक करने जाता है। लीवाई भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ स्पिरिचुअल टाइगर को एक ही बार में खत्म कर देता है। टाइगर को खत्म करते हुए लीवाई कहने लगता है, गॉड के 18 पुत्र तो एक लूजर है,
वह सन गॉड बॉडी के कारण वह फ्लोटिंग आइसलैंड में आ गया है, उसे किसी तरह मारना ही होगा। फिर देखते हैं वहाँ एक लड़की आते हुए ली बाई से कहने लगती है कि हम वह गॉड का 18 पुत्र को अब नहीं मार सकते, क्योंकि उसे वह एंसेस्टर ने कहीं छिपा दिया है, अब उसे मारना बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर ली बाई कहने लगता है मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। फिर हमें वह लड़की का नाम बताया जाता है जियांगी, और यह 11 डिवाइन सन है। ली बाई कहने लगता है अगर गॉड का 18 पुत्र का मुझे सन गॉड बॉडी मिल जाता है तो यिन और यांग एक बॉडी प्राप्त कर सकता हूँ। सन एंड मून एक हो जाएंगे और मुझे इस दुनिया में राज करने से कोई नहीं रोक सकता। ली बाई क्या कहते साथ ही फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, वह अपना प्रैक्टिस कर रही होती है। देखते हैं वह अपना प्रैक्टिस अच्छे से और एकदम स्मूथली से कर रही होती है। वह अपना कुछ आइस जनरेट करते हुए एक जगह अटैक करती है तो देखते हैं वहाँ आइस ही आइस से जम जाता है। फिर वहाँ कुछ डिसाइपल को देखते हैं, वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह तो 9वीं प्रिंसेस है, इसका कल्टिवेशन अब तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो जा रहा है और यह तो यूलुंग डायनेस्टी से बिलोंग करती है। फिर वहीं दूसरे डिसाइपल कहने लगता है कि यह प्रिंसेस तो अपनी आइस बॉडी को पीक तक पहुंचा चुकी है। फिर वह डिसाइपल कॉन्फिडेंस होते हुए कहने लगता है अगर मैं भी अपना और प्रैक्टिस करूं तो अभी जो कंपटीशन होने वाला है उसमें भाग ले सकता हूं। फिर हमें वह 9वीं प्रिंसेस का नाम बताया जाता है लुओ मिंग्यू। फिर तभी देखते हैं वहाँ एक बंदा आते हुए देखते हैं, इसका नाम हमें लिन्यू है और यह ड्रैगन एलिफेंट एंशियंस किंगडम का प्रिंस है। फिर आते हुए वह लिन्यू मिंग्यू से कहने लगता है, पहले तो लिन्यू मिंग्यू का तारीफ करते हुए कहने लगता है आपका स्वभाव और नेचर फूल की तरह सुंदर है और टैलेंट एंड रिच इमोटल से भी बढ़कर, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर देखते हैं लिन्यू मिंग्यू को एक पिल देते हुए कहने लगता है कि यह एक जाइंट एलिक्सियर है, यह आपकी लाइफ एनर्जी की पावर को बढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर मिंग्यू वह पिल को लेते हुए कहने लगती है थैंक यू एलिक्सियर देने के लिए, और लोंग जियांग एंशियंस कंट्री वाकई बहुत शानदार है, मैंने जैसे सुना था ठीक वैसा ही है। फिर ली न्यू कहने लगता है अब तुम्हें लिंगदान की क्या जरूरत, तुम्हें एंशियंस किंगडम भी दे दूं तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बस यही उम्मीद करना चाहता हूं कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करें। मिंग्यू कहने लगती है प्रिंसेस लिन मजाक ना करें, मेरे पास यू हाउ गेट का चाबी है और मेरी पावर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। फिर देखते हैं मिंग्यू वहां से जाती हुई अपने मन में कहने लगती है कि मेरे पास तो आइस बॉडी है और फ्यूचर में मेरे लिए थ्रोन को हासिल करना कोई मुश्किल नहीं होने वाला, यह प्रिंस तो मेरे लायक ही नहीं। फिर देखते हैं लिन्यू मिंग्यू को जाते हुए देख पीछे से कहने लगता है मिंग्यू क्या तुम यह सब 7वें प्रिंस के लिए कर रहे हो। फिर मिंग्यू कहने लगती है रुकते हुए सालों से गॉड के 18वां पुत्र को अनगिनत बार धोखा दिया गया है, लेकिन अब मेरे भाई को कोई हिरासत में भी ले लिया है और मुझे 10 गुना मुआवजे की मांग की है। फिर लिन्यू यह सुनते ही कहने लगता है आपको इसके बारे में चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे आपके लिए संभाल लूँगा। फिर मिंग्यू वहाँ से जाती हुए कहने लगती है प्रिंस लिन चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मिंग्यू जाते हुए ही अपने मन में कहने लगती है मुझे कुछ भी करके 3 गॉड का पुत्र से एक ऐसा पिल मांगना होगा जो मेरे आइस जेड बॉडी की पावर को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सके, और उम्मीद करती हूँ कि वह मना नहीं करेगा। यह कहते साथ ही यहाँ से फिर सीन कट होता है। फिर हमें यांग जी फ्लोटिंग लैंड को दिखाया जाता है। फिर वहीं एक पैलेस के अंदर मोटू और किंसू और वेंजा लड़की को दिखाया जाता है। मोटू ग्रीट करते हुए किंसू को कहने लगता है यांगी फ्लोटिंग आइसलैंड के लीडर बनने के लिए कांग्रेस। फिर आगे कहता है यह आइसलैंड तो बहुत बड़ा है, एंसेस्टर ने कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें इसका लीडर बनाया होगा और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा होगा तो जरूर इसमें कीमती खजाना छुपा होगा। फिर किंसू कहने लगता है यह आइसलैंड तो हवा में लटका हुआ है, यहाँ तो कीमती खजाना कहाँ से आएगा। फिर देखते हैं मोटू किंसू को बताने लगता है देवपुर तुम्हें पता नहीं है कि युवा गेट में यांगमिंग लाओजियो का प्रतिभाशाली टेक्निक है, उनकी हर एक स्वॉर्ड हेवन एंड अर्थ की पावर होती है, यहाँ तक कि वह आइसलैंड में इमोर्टल तक भी पाया जाता है। फिर देखते हैं किंसू यह सुन के हैरान हो जाता है। फिर किंसू अपने मन ही मन कहने लगता है अगर तुरंत मुझे इमीडिएटली ही एलिक्सियर या कुछ फील मिल जाए तो शायद ही अब माँ को मेरे लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा और अब मेरा सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन वक्त से पहले ही मेरे पिता के लिए एक खास
एलिजर ढूंढना होगा। फिर किंसुक कहते साथ है, फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम कई दिन की बाद का सीन को दिखाया जाता है। किंसुक देखते हुआ एक पहाड़ की चोटी पर होता है। फिर किंसु को दातियान एक पिल देते हुए कहने लगता है, यह 5 मेरिडियन फू दाइदान पिल है। यह पिल आपका मार्शल आर्ट के रिल्म तक पहुंचने में मदद मिलेगा और आपका फाउंडेशन सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। किंसु यह सुनकर खुश हो जाता है। वह पिल को एक्सेप्ट करते हुए कहने लगता है, मैं बस मार्शल रिल्म में प्रवेश करने ही वाला हूँ। यह पिल तो मेरे लिए एकदम सही है। फिर किंसु वह पिल को खाते हुए अपना कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। फिर किंसु कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हुए कहने लगता है, कुछ भी करके मुझे आज ही ब्रेक थ्रू करना होगा। फिर किंसु का कहते साथ ही यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम मिंग्यूक देखते हैं, वह यांगजी फ्लोटिंग लैंड का गेट के सामने पहुंच जाती है। पहुंचते साथ ही मिंग्यू कहने लगती है, फाइनली मैं यहाँ पहुंच गई। पहले मेरे ब्रदर का काम को निपटाना होगा, फिर मुझे इस स्पिरिचुअल एनर्जी वाली पिल लेने के लिए 3 गॉड का पुत्र के पास जाना होगा। फिर देखते हैं मिंग्यू यह कही रही होती है, तभी उसकी नजर मोटू के ऊपर जाता है तो वह कहने लगती है, आप यहाँ। फिर मोटू का भी नजर प्रिंसेस के ऊपर जाता है तो मोटू भी कहने लगता है, नाइन्थ प्रिंस आप यहाँ तुम क्या कर रही हो। फिर मिंग्यू मोटू से पूछने लगती है कि गॉड का 18 पुत्र कहाँ है। फिर मोटू कहने लगता है, आप गॉड के 18 पुत्र से क्यों मिलना चाहते हो। फिर मिंग्यू अपने मन ही मन कहने लगती है, मुझे लगता है गॉड का 18 पुत्र युवा सेक्ट में सबसे बड़ा जीनियस होगा। फिर देखते हैं मिंग्यू वह सोच ही रही होती है, तभी मोटू कहने लगता है, आओ मेरे पीछे। फिर देखते हैं वह दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम किंसु को देखते हैं, वह अपना अभी तक प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर तभी अचानक बादलों में हलचल होने लगता है। फिर देखते हैं वह बादल देखते ही देखते एक टर्नेडो को रूप जैसा ले लेता है। फिर देखते हैं वह बादलों के बीच से एक एनर्जी जो कि गोल्डन कलर का होता है, वह सीधा किंसु के ऊपर जा गिरता है। फिर तभी देखते हैं थोड़ी देर बाद किंसु को कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगता है। फिर तभी वहीं मोटू और मिंग्यू आ जाती हैं। देखते हैं वह दोनों यह सब नज़ारा देख के दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर मोटू कहने लगता है, यह तो गॉड का 18वां पुत्र है। फिर मिंग्यू कहने लगती है, यह एनर्जी तो कितना टेरिफाइंग लग रहा है, यह तो मेरे पावर से भी कई गुना ज्यादा इसकी एनर्जी और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यह कहते साथ ही वह दोनों किंसु का और करीब जाने लगते हैं। फिर वह दोनों किंसु करीब आ जाते हैं तो मिंग्यू कहने लगती है, आखिर यह है कौन। फिर देखते हैं मोटू की नजर जैसे किंसु के ऊपर पड़ता है तो मोटू को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि यह गॉड का 18 पुत्र किंसु है। फिर हमें कई घंटा और मिनटों के बाद का सीन को देखते हैं। किंसु का फाइनली कल्टीवेशन प्रैक्टिस खत्म हो जाता है। वह हुए एकदम लाइटनिंग का स्पीड में एक पत्थर के ऊपर जैसे अटैक करता है। देखते हैं वह पत्थर चकनाचूर हो जाता है। यह देखकर मिंग्यू पूरी तरह से हैरान हो जाती है। फिर देखते हैं किंसु को बॉडी से लाइटनिंग निकलने लगता है। किंसु अपने हाथ को देखते हुए कहने लगता है, फाइनली इतने देर प्रैक्टिस करने के बाद मेरी पावर कई गुना बढ़ गई है। यह सब मेरी सुप्रीम दातियान के कारण हुआ है, जो कि मेरी पावर को कभी खत्म ही नहीं होने देता। फिर हम मिंग्यू देखते हैं, वह किंसु का ऐसा पावर देख वह रिस्पेक्ट पेश करती हुए अपना इंट्रोडक्शन देती हुए कहने लगती है, मैं मिंग्यू 9वीं प्रिंसेस हूँ, मैं जीलून और सेंडाओ से हूँ। जो सुनकर किंसु जैसे मुड़कर पीछे देखता है तो यहीं से हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस यह सीरीज पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब हमें यह भी नहीं बताया गया है कि इसका सीजन 1 या 2 कब आएगा। तो गाइस आप लोगों को थोड़ा सा यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।